आगे आप लोग देख ले जनाब। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को चीज़ बताते चलूँ, आपके पास जो नेक्स्ट स्लाइड है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मैंने बताया, क्रेप्स मिशन 1942 आप लोग खुद देख सकते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख लें। जनरल इलेक्शन 1945-46, इसमें से पाकिस्तान का जो फर्स्ट पीएम साहब थे लियाकत अली खान, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इन मिनिस्ट्रीज में से भी पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग ने इलेक्शन जीती 1937 में क्यों। वाई मुस्लिम लीग वाज बैडली डिफीटेड इन 1937 के इंतखाबात में, बट दे वॉन इलेक्शन इन 1945 एंड 6। तो वो चीज़ आप लोगों ने कंसेप्चुअली समझना है। उसके बाद इंटरम गवर्नमेंट में सवालात पूछ सकते हैं। 3 जून प्लान के हवाले से एमसीक्यूज पूछा जा सकते हैं। अच्छा, ये काम मैंने आप इस प्लेटफॉर्म से पहले मैंने सीएसपीज वालों के साथ सेशन लिया था, केपीपीएमएस एंड सीसीई जो सिंध वालों के साथ, जो उनका एमपीटी एग्जाम था। तो ये डेटा मैंने उस टाइम भी अपने स्टूडेंट्स को समझाया था, इसी वजह से कुछ स्लाइड मैंने उसी टाइम के ही यहाँ पे ऐड की है। लेकिन इनसे आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ये जो आप लोगों को मल्टीपल फॉर्म में एमसीक्यूज देखने को मिले, मैंने आप लोगों को इंशाल्लाह ड्यू टू पासिटी ऑफ टाइम मैंने मेन मेन चीज़ें तो वहाँ पे कंपाइल की है, लेकिन आप चाहे वो आप लोग डिटेल में से एक दफ़ा देख ले तो पाकिस्तान में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों की क्वालिफाई हो जाएगी। ये जो स्लाइड आप लोगों के सामने अभी ओपन अप है, ये 2200 एमसीक्यूज़ है। ये डेटा भी मैंने कंपाइल किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को एक दफ़ा आप लोगों ने प्रिंट आउट किया, सही मानों में कंसेप्ट बनाया, तो इंशाल्लाह सीएसएस पीएमएस तो निकल जाएगा। लेकिन आप लोगों के पास अपने मुल्क, अपने हिस्ट्री, तमाम के तमाम चीज़ों का इतना होलिस्टिक वे में समझ आ जाएगा कि यू विल फील कॉन्फिडेंट। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये एमसीक्यूज पे मैं वापस आता हूँ। उसके बाद आ, यहाँ पे जो मेन मेन चीज़ है, मैंने जैसा कि कहा कि ये 2200 कमोबेश एमसीक्यूज है। तो इसमें से तकरीबन वो तमाम के तमाम चीज़ें इनकलकेट है, शामिल है, जो एपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आईबी, एफआईए, एडीए, एसएफ, एएनएफ, कस्टम, एफबीआर, नेब एंड आगे जितने भी एग्ज़ाम्स है, इलेक्शन कमीशन एंड सो ऑन। तो आप लोगों को ये एमसीक्यूज अगेन एंड अगेन वहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो भी यहाँ यही चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, बट आप लोगों को चीज़ों का प्रॉपर वे में पता हो। अच्छा, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये स्लाइड्स तो मैंने आप लोगों को वापस मैं आता हूँ समझाता हूँ, लेकिन आ, अच्छा अगेन ये जो डेटा आप लोगों के सामने है, ये मैंने खुद कंपाइल किया है, वन लाइनर तक मैं ले आया हूँ। काफ़ी टाइम से, 4-5 साल से आई एम वर्किंग ऑन एमसीक्यूज। तो इसको मैंने हार्ड फॉर्म में भी चेंज किया हुआ है। ठीक है, इसी वजह से वही डेटा, अभी तो इसमें कुछ चेंज तो हो नहीं सकता, इसी वजह से द सेम स्लाइड आई हैव एड फॉर नोआ, क्योंकि आई एम टीचिंग फर्स्ट टाइम फॉर नोआ, स्पेसिफिकली फॉर एमसीक्यूज एंड एमपीटी क्लासेस। तो ये डेटा हार्ड फॉर्म में भी अवेलेबल है, सॉफ्ट फॉर्म में भी आप उसको ले आना चाहे सो यू कैन डू। मैंने उसको आगे नोआ के एडमिन को भेजना है। तो ये एमसीक्यूज आप लोग यहाँ पे वैसे देख सकते हैं। जस्ट आप लोग देख ले तो एक एक लाइन में आपको समझ आ जाएगा कि व्हेन फातिमा जना डाइड 1967। फातिमा जना के नाम से पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में एशिया का आप समझ सकते हैं कि लार्जेस्ट पार्क भी है, F9। फातिमा जना यूनिवर्सिटी भी है, फातिमा जना पार्क पेशावर में भी है। फातिमा जना के अराउंड अबाउट आप 50 एमसीक्यू सीख सकते हैं। उसके बाद अहमद शाह पतरस बुखारी, ये कौन थे? ये उर्दू के एक फेमस राइटर थे। 2 दिन पहले पाकिस्तान न्यूज़ चैनल पे शिफा हॉस्पिटल आप लोगों ने देखा होगा, तो शिफा हॉस्पिटल एशियट में बिल्कुल इसी बंदे के नाम पे रोड है। तो आप लोगों ने हर जगह पे अपने हिसाब से चीज़ों को समझना है। स्टेट बैंक किसने लंच किया? कायद आजम साहब ने। साथ साथ में नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान आसान है, पी के बाकी +92 आपको पता है। वर्सक डैम कहाँ पे बना है? के कहाँ? पेशावर। कौन से दरिया पे? काबुल पे। अच्छा, आपको पता है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को थ्रेटन किया हुआ है कि हम आपके पानियों पे डैम्स बनाएंगे। तो एक साइड से इंडिया ने हमको तंग किया हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर अफगानिस्तान में वाकई स्टेबिलिटी आई, उनके पास पैसा आ गया, तो डेफिनेटली इंडिया विल स्पॉन्सर एंड दे हैव ऑलरेडी एग्रीमेंट। तो उनकी वजह से केपीके में शायद फ्यूचर में इश्यूज बन सकते हैं, मतलब वाटर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड हाइड्रो पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से।
लेकिन अगेन वर्सक डैम, आप लोग जब पेशावर एपीएस का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, एपीएस अटैक 2014 को जो अटैक हुआ था, उसी रोड पे आगे आप लोग जब जाते हो वहाँ पे आपको पेशावर के मज़ाफ़ात में वर्सक डैम देखने को मिलता है। साथ साथ में पाकिस्तान में लार्जेस्ट कैंटोनमेंट कहाँ पे है अगेन, साथ साथ में आगे आप लोग देख ले, ओआईसी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, सेकंड कॉन्फ्रेंस भुट्टो साहब ने इस्लामाबाद में करवाई थी। ओआईसी कब फाउंड हुई, 25 सितंबर 1969 को। तो ये एक एक एमसीक्यूज को, अच्छा कारगिल इंसिडेंट कब हुई, 1999 को। आई एम फ्राम सवाबी, कर्नल शेर खान फ्राम माई विलेज। द थिंग इज के एक एमसीक्यू से आप 5 एमसीक्यूज बना सकते हैं। कारगिल कहाँ पे मौजूद है, इनकी लोकेशन कहाँ पे है, कारगिल क्यों इम्पोर्टेंट है, सियाचिन क्यों फेमस है। एक एमसीक्यू से आप एमसीक्यूज पे रट्टा ना लगाए, बल्कि उसी एमसीक्यूज से आगे आप 5-10 एमसीक्यूज अपने लिए खुद बनवाए। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग जब देख सकते हैं यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी आप केपी के, आपको पता है तरबेला डैम कहाँ पे मौजूद है केपी के। जो जहाँ पे बिजली बनती है डेट इज इन सवाबी, बाकी जहाँ पे केनाल साइड है वो हरिपुर साइड में आता है। इनसे आगे जो पानी निकला है गाजी बरोता, अगेन वो डैम पंजाब में है। मतलब एक एमसीक्यू से आपने आगे 3 एमसीक्यूज बनाई। अभी लास्ट वीक में डॉन में आया था कि तरबेला की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 1550 फीट, इतना मतलब बिल्कुल फुल उसमें पानी भर गया है। तरबेला एंड मंगला पाकिस्तान के इनिशियल 2 डैम्स है, अयूब खान साहब के टाइम पे बने थे। एक एमसीक्यू से आप आगे 5 एमसीक्यूज बना सकते हैं, तब आपकी स्टडीज मतलब बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिटेल में मैं वापस आता हूँ, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों को मैंने कंसेप्ट देना है। अच्छा मैं वापस जाता हूँ बाकी एमसीक्यूज पे। अच्छा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा नेक्स्ट, ओके, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट, ये अगेन वही एमसीक्यूज है वन लाइनर के फॉर्म में। जस्ट आप लोग एक लाइन को दे के उसके सामने आपके पास बिल्कुल कंफर्म 100% अथेंटिसिटी के साथ ऑप्शन दिए हैं। आप लोगों ने जस्ट रट्टा लगाना है, ठीक है। अगेन एक एक पे मैंने वापस आना है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आया था कि हु वाज नोन एज द पेनल्टीमेट वायसराय। अब ये जो टर्म है ये मेरे ख्याल में एमओडी में आया था ये वाला। तो ये लॉर्ड वावेल साहब। अभी वावेल प्लेन कब आया था, 1945 में। एक एमसीक्यू से आपने दो बनाई। ठीक है, वावेल कौन थे, कब आए थे हिंदुस्तान में, कब उसने अपना प्लेन प्रेजेंट किया था, आपको समझ आ गया, ठीक है। पाकिस्तान में फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसस कब हुई थी, 1981 में। लेकिन हिंदुस्तान में कब सेंसस हुई थी, 1881 में। पाकिस्तान में फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल सेंसस कब हुई, अभी ये जो रिसेंट सर्वे हुई थी जिसमें पाकिस्तान की आबादी का मुबैश 241.5 मिलियन बताई गई थी, ठीक है। तो रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इट्स ऑल डिपेंड ऑन हाउ मच टाइम यू फोकस ऑन यूर डीप स्टडीज। मैं चूँकि अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ डॉन टाइम्स के नाम से। तो ये डॉन टाइम्स मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के टाइम से डॉन न्यूज़पेपर को मैं डेली बेसिस पे देखता हूँ। उनसे मुझे एमसीक्यूज के साथ साथ वैसे भी नॉलेज कंटेंट मिलता है। तो आप लोग भी अपने नॉलेज को या अपने स्टडीज को इम्प्रूव कर सकते हैं न्यूज़पेपर से, ठीक है। इनसे आपको नए आइडियाज, बाकी वो तमाम कंसेप्ट्स मिल सकती है, डेफिनेटली मिलते भी है, ठीक है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे बताते चलूँ। आगे आप लोग के सामने जो एमसीक्यूज है, अगेन वही एमसीक्यूज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एंड पे मैं बताते चलूँ, कुछ स्लाइड्स मैंने ऐड की है। मतलब ये मैंने कहा कि चल आप लोगों का टेस्ट चेंज हो, तो शायद इसमें से पूछ ले कि कदीर खान साहब कब पैदा हुए थे, 1936 को कब वफात पा गए। ये इम्पोर्टेंट है, ये फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से अगेन इट्स करंट अफेयर एमसीक्यूज। ये आज का स्पेसिफिक क्लास पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से है, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि चल आप लोग बोर्डम ऑफ को ना हो। तो चल आप लोगों को ये पता हो कि जो अभी फीफा वर्ल्ड कप हुई थी 3 ममालिक में, प्लीज़ डॉन न्यूज़पेपर में आप लोग आए दिन देखते थे। तो मैंने कहा कि चल ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर हो, यूएस के साथ, कनाडा एंड मैक्सिको। अभी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल कनाडा पे 50% टैरिफ्स लगाई है। तो ये 3 ममालिक आप लोगों के सामने है, मैक्सिको, कनाडा एंड यूएसए।
ये तीनों के तीनों एमसीक्यूज बहुत अहम है। कब? 2026। कहाँ पे? फिफा। लास्ट कब हुई थी? 2022 में। कहाँ पे? कतर में। कतर पे इसराइल ने कब अटैक की थी? उस ऑपरेशन का नाम किया था। एमसीक्यूज को आप लोगों ने लिंक बनाना है, कंसेप्ट बनाना है, आप लोगों ने एसोसिएशन बनाना है, तब जाके ये चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह हेल्प देगी। ठीक है। हमारा काम है आप लोगों को मिनिमल टाइम में मतलब काफ़ी चीज़ों को एक सीक्वेंस वे में समझाना। बाकी अगर डिटेल में हम जाए तो एक एक एमसीक्यूज पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम लग सकता है। आई कैन एक्सप्लेन अल्हम्दुलिल्लाह, बट आप लोगों का टाइम कम है। एकेडमी के साइड से भी मुझे यही जो बताया गया है उसमें से मैंने आप लोगों को वो चीज़ जस्ट लाइक अ बर्ड्स आई व्यू आप लोगों को मेन मेन चीज़ें बतानी है। ठीक है। तो आप लोग इन एमसीक्यूज को देख लेके फीफा वर्ल्ड कप इस दफा किसने जीता, मतलब रनर अप कौन था, थर्ड पोजीशन इंग्लैंड ने हासिल की, फोर्थ पोजीशन फ्रांस ने, किसने ज्यादा गोल की, लास्ट गोल किसने किया, फीफा में कितना, मतलब अभी जिसने स्पेन ने कितनी दफा जीता, इसके साथ ब्राजील ने कितनी दफा जीता, सबसे ज्यादा मोस्ट सक्सेसफुल वर्ल्ड कप टीम कौन है आपके पास? ब्राजील है। ठीक है। तो कितनी दफा? 5 टाइटल उनके साथ है। 22 में अगेन अर्जेंटीना। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग लाजमी देख लें। इसके अलावा फिर मुझसे एक दफ़ा पूछा गया था कि फिफा में ये जो रिंग्स है ना इसकी तादाद कितनी है, तो ये 5 है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यही है कि फुटबॉल पाकिस्तान में बनते हैं, तो ये भी चल सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन ऑफ पाकिस्तान चल। पाकिस्तान का तो अपना फुटबॉल टीम है, लेकिन अगेन मतलब डेट इज इन सिंबॉलिक पोजीशन, मतलब इतना कुछ खास नहीं है। हॉकी का वर्ल्ड कप भी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी हम हार गए। ठीक है। एक टाइम पे हमने 4 दफ़ा वी वर वर्ल्ड चैंपियन। आज क्रिकेट का हाल देख ले, फुटबॉल में तो वैसे भी हम बहुत पीछे हैं। हॉकी का यही हाल है कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान गया तो उनके पास होटल में एकोमोडेशन के लिए पैसे नहीं थे। तो अगेन खेल के साथ यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कल्चर है इसके साथ यहाँ पे मजाक स्टार्ट है अनफॉर्चुनेटली, बट अगेन हम क्या कह एक्सक्यूज मी सकते सर। हैं। जी जी। नेक्स्ट। जी। सर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा जूम करते नजर नहीं आ रहा क्योंकि बहुत छोटी लिखी हुई है, फॉन्ट साइज बहुत छोटा। अच्छा ठीक है। अच्छा मैडम, आप साइड से ये जो कंटेक्स्ट मुझे शो हो रहा है ना इसको रिमूव कर दो तो स्लाइड ओपन अप हो जाएगा, क्योंकि आप भी एडमिन है ना इसी वजह से। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इजिप्ट के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं। इसके अलावा आगे आप लोग देख ले, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट जो आया है, जो अभी ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के साइट से आता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के हवाले से चीज़ें आप लोगों को समझ में आना चाहिए। नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इसमें से एमसीक्यूज आए भी है, आ भी सकते हैं। ये 5 साल के लिए पीएम शहबाज शरीफ साहब ने प्रेजेंट किया हुआ है, 24 से 29 तक। तो ये चीज़ भी आप लोग लाजमी देख लें। और लास्ट में यूएसए का जो इंडिपेंडेंस डे है, वो तमाम चीज़ें। अभी अगेन मैं वापस आता हूँ अपने मेन स्लाइड पे। तो मैंने अभी आप लोगों को जो चीज़ बताना है, समझाना है, वो आप लोग लाजमी प्लीज़ देख लें। अभी हम अपने टाइम के हिसाब से चलेंगे। तो टाइम के हवाले से बताते चलूँ कि हर स्लाइड में जो मेन मेन एमसीक्यूज है, आई विल फोकस ऑन इट। पाकिस्तान अफेयर्स में इसके अलावा भी एमसीक्यूज है, तो कोशिश यही है कि कल के क्लास में भी इसके अलावा कुछ नया आपके साथ डिस्कस हो। साइंस में भी हमें काम बाकी है। सो इंशाल्लाह होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन अहेड। माय गुड नेम इज़ तौसीफ इकबाल खान। बाकी इन ही क्लासेस में मैंने 3 डोमेन्स पे फोकस करना है। जीके का पार्ट है करंट, पाक एंड साइंस। ठीक है। अगेन एमपीटी सिलेबस आपको पता है, लेकिन मेन फोकस है हमने इन स्लाइड्स पे आना है। अभी आप लोग यहाँ पे देख ले, उम्मीद है स्लाइड आप लोगों को सामने आपके क्लियर होगा। आप लोग यहाँ पे वैसे देख ले, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट है। आजकल आप लोगों को जो इंडस के दोनों साइड पे, एक साइड पे मेनली पंजाब, एक साइड पे सिंध, इनके दोनों साइड्स पे अगर आप देख लें तो आज का जो पाकिस्तान है, ठीक है, इसमें से आप लोगों को अगेन इंडस के हवाले से, इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से जो आपके पास
प्लेसेस है, हिस्टोरिकल जगह है, वो आप लोगों को ऑलरेडी मेंशन है। लेकिन अगेन इसमें से जो एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि इंडस वैली अपनी जगह पे, लेकिन डॉन ऑफ इस्लाम, इस्लाम कब आया? कुछ किताबों में 711 है, कुछ बुक्स में 712 है, मोहम्मद बिन कासम, वो तमाम चीज़ें। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने वेदिक पीरियड को भी समझना है, अरयान की अराइवल। तो ये चीज़ मतलब जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन इंडस वैली में आप लोग यहाँ पे देख ले, जो मेन है इसके कौन कौन साइड से, पंजाब एंड सिंध, आज का जो पाकिस्तान है। लेकिन इसमें से आगे जो एमसीक्यूज आ सकते हैं वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप लोग इसको देख ले, अर्बन मार्वल ऑफ साउथ एशिया, जो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन थी, ग्रेट बात के हवाले से आप लोगों ने सुना होगा। इसके अलावा इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी या जो सीवेज सिस्टम था, इसके हवाले से भी पूछा जा सकता है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवर किया था। तो ये एमसीक्यूज याद रखे, 1922 में किसने? सर जॉन मार्शल। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये किस तरह डिस्कवर हुई? वहाँ पे रेलवे लाइन के हवाले से एक्सकवेशन स्टार्ट थी। तो जब नीचे उन लोगों ने देखा तो वहाँ पे ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स नज़र आए। बाद में उसकी खुदाई की गई, एक्सकेवेशन की गई। इट वाज इन 1922। उस टाइम तो डेफिनेटली कंबाइन हिंदुस्तान था, सब कॉन्टिनेंट था, ब्रिटिश राज, वो लोग हुकूमत में थे। ये एमसीक्यूज बहुत अहम है। इसके अलावा कई दफ़ा ये भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदाड़ो, अभी इस पे एक मूवी भी बना है, ठीक है, मेरे ख्याल में बॉलीवुड ने बनवाया है। तो ये मतलब इसके हवाले से इसमें जो मेन करेक्टर्स है वो तो आप लोग मूवी से समझ सकते हैं। लेकिन जो मेन कंसेप्ट है वो आप लोगों को देखना है कि इंडस दरिया के किनारे पे कौन सा सिविलाइजेशन आबाद थी। बाकी जो लाहौर में या पंजाब में जो रावी है, ठीक है, इसमें से आप लोगों के एमसीक्यूज बन सकते हैं। पाकिस्तान का जो सबसे लार्जेस्ट दरिया है वो इंडस है। इसकी जो लेंथ है 3180 किलोमीटर तकरीबन। हम सवाबी से है ना, तो जब रास्ते में आते हैं M1 मोटरवे से, तो वहाँ पे साइन बोर्ड लगा है, उस पे लिखा है कि इसकी जो टोटल लेंथ है, किताबों में मेरे ख्याल में गलत है, लेकिन वहाँ पे साइन बोर्ड पे जो आपके पास NHA है उन लोगों ने लिखा है 3180 किलोमीटर। बाकी माशाल्लाह दुनिया का और पाकिस्तान का सबसे पॉल्यूटेड, मोस्ट पॉल्यूटेड, पाकिस्तान का स्पेसिफिकली पॉल्यूटेड दरिया कौन है? रावी, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज आप लोगों को एक स्लाइड पे 4-5 एमसीक्यूज है, प्लीज इसको लाजमी आप लोग देख ले, ठीक है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले, हमारे पास जो नेक्स्ट है, यहाँ पे आपके लिए जो काम की एमसीक्यूज है वो बताते चलूँ कि अरियान, असल में ना ब्यूटीफुल, खूबसूरत लोगों को अरियान कहा जाता है। इसके अलावा अरियान का जो बेसिक मजहब था वो कौन सा था? वो हिंदूज थे, हिंदुइज्म पे वो लोग बिलीव करते थे, ठीक है। बाकी उन लोगों ने जो एनिमल को वो बुल, और उनमें फेमस था, भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा उसमें से वो लोग काव के साथ, गाय के साथ काफ़ी फेमिलियर थे। तो ये चीज़ बहुत फेमस है। इसके अलावा दुनिया के 4 सिविलाइजेशन का नाम मैं बताता चलूँ, आप लोग लिखना चाहे तो लिख ले। इंडस सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इसके अलावा आपके पास चाइनीज सिविलाइजेशन, और साथ साथ में आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके पास है जो इजिप्ट में इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये 4 सिविलाइजेशन उस टाइम के अजीम सिविलाइजेशन में से थे। लेकिन दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन है? डेट इज मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया, आजकल इराक में जो मौजूद है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने समझना है, ठीक है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मेन मेन चीज़ पे मैंने जाना है, एक एक एमसीक्यूज पे जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि जो फेमस बुक्स थी, वेदक, ठीक है, या ऋग्वेद भी उनको कहा जाता है। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग कौन कौन से एनिमल्स के साथ वाकिफ थे, या कौन कौन से मेटल्स के साथ इन लोगों की एसोसिएशंस थी। लेकिन ये ईटा के एमसीक्यूज में आया था कि आर्यन कैसे कहते हैं ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव पीपल। ये एमसीक्यूज बहुत अहम है। आ, सच बताऊं, ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इसके लिए तो 2 महीने का टाइम भी कम है।
लेकिन अच्छी बात यही है कि मेन मेन मैं बताऊंगा, बाकी स्लाइड्स आप लोगों को मिल जाएंगे, खुद से देख ले, मसला हो दोबारा पूछ ले, ठीक है? या अगले क्लास में कोशिश, या आगे क्लासेस में इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि मेन मेन चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस हो। अभी आप लोगों को जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग कौन कौन से टूल्स के साथ या वेपन्स के साथ या मेटल्स के साथ इनकी वाकिफियत थी, इनकी लाइफ स्टाइल को आप लोग देख ले तो वो आप लोगों के सामने है। उसके बाद हिंदुइज्म, इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि ये एमसीक्यूज भी आया था मेरे ख्याल में एनटीएस में, कि हिंदुइज्म का आगाज कब, 1500 BC, ठीक है, 1500 BC, ठीक है। हिंदुइज्म दुनिया का अभी तीसरा लार्जेस्ट मजहब है। फर्स्ट वन क्रिश्चियनिटी, सेकंड वन इज इस्लाम, फॉलोड बाई, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं हिंदुइज्म, सबसे ज्यादा हिंदूज दुनिया में हिंदुस्तान या आज का इंडिया या भारत में मौजूद है। इसके अलावा ये एमसीक्यूज बहुत अहम है। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म भी एक मजहब है, लॉर्ड बुद्धा, बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म। इसका जो नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के हवाले से बताते चलूँ, आप लोग जब चाहे इंशाल्लाह व्हेन यू विल सी सीएसएस एंड पीएमएस ऑफिसर्स, तो सबसे ज़्यादा इनके हवाले से जो चीज़ें हैं वो पंजाब में मिलेंगे, लेकिन केपीके में स्पेशली हंड सवाबी, अगर आप लोगों ने देखा होगा, हंड म्यूजियम का नाम सुना होगा। इसके अलावा अजीज डेयरी, ये एक जगह है सवाबी में। इसके अलावा एक फेमस जगह है रानीगढ़, वहाँ पे भी बुद्धिस्ट के स्टूपास, वो तमाम चीज़ें मौजूद है। इसके अलावा आप लोगों को मर्दान में तख्तबय आर्कियोलॉजिकल साइट, तो सवाबी वंस अपॉन अ टाइम इट वाज तहसील ऑफ मर्दान, तो ये मर्दान डिवीजन के हवाले से, या जो ज़िले हैं ना, इसमें से ये सबसे ज़्यादा आबाद थे। वैसे सवात में भी है, चारसद्दा में भी, बट मेनली जो हंड का इलाका है। इसके अलावा टक्सला पंजाब, टकशाशीला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पुष्कुलावती, ये टर्मिनोलॉजीज के साथ आप लोगों की शायद वाबस्तगी होगी, लेकिन ये बुद्धिस्ट। आप लोग जब चाहे इस्लामाबाद से आप लोग टक्सला में भी सीडीए के बसेस से जा सकते हैं। वहाँ पे आजकल एक बहुत फेनोमिनल म्यूजियम बना है, वीकेंड्स पे आप लोग जाके देख सकते हैं। इनके तमाम के तमाम टूर्स, वो लाइफ स्टाइल, उनके जो रिलीजियस साइट्स, इवन टेक्सला यूनिवर्सिटी वंस अपॉन अ टाइम अशोका या बुद्धा के टाइम पे जो था वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उनके आजकल डेफिनेटली जस्ट वो साइट्स मौजूद है, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग देख ले जेनिज्म, तो जेनिज्म को किसने फाउंड किया था? महावीर ने। कब पैदा हुआ था? 599 BC में। ये इसमें से फेमस है। अशोका कब पैदा हुए थे? 293 BC में। ये मेन अशोका के फादर का नाम क्या है? ये एमसीक्यूज आप लोगों को हेल्प दे सकता है। उसके साथ साथ किंग पोअरस के हवाले से प्लीज नोट डाउन इट। ये एमसीक्यूज जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत फेमस है। एलेक्जेंडर किसका स्टूडेंट है? एरिस्टोटल का। एलेक्जेंडर का ताल्लुक कहाँ से था? मैसेडोनिया। कब आए थे पेशावर के रास्ते पंजाब? 326। तो आप लोगों को मैंने कहा ना, सवाबी में हंड का जो इलाका है वहाँ पे आज भी वो जगह मौजूद है। लोग कहते हैं, वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी मेंशन किया हुआ है कि इसी स्पेसिफिक रूट से एलेक्जेंडर का मतलब अराइवल हुआ था, एंड देन सवाबी एंड मतलब आगे अटक। तो इस साइड पे केपी के, उस साइड पे पंजाब, दरमियान में इंडस है ना। तो इसी रास्ते से ये बंदा गुजर गया था। डेफिनेटली उस टाइम तो जीटी था ना, आज मोटर वे है, लेकिन स्टिल वो चीज़ें अभी भी मतलब अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट वो समझते हैं कि इसी स्पेसिफिक पॉइंट से ये लोग गुजर गए थे। अच्छा, किंग पोअरस कौन थे? अच्छा, आप लोगों को बताते चलूँ, आजकल जो इंडियंस है ना, तो वो किंग पोअरस को अपना मतलब दे आर, आप समझ सकते हैं कि एडमायर इट। लेकिन जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, तो वो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस एलेक्जेंडर को डालते हैं। आप लोग इंडियंस की या यूपीएससी के बुक्स देख ले तो वो मोस्टली दे वांट टू रीशेप हिस्ट्री, तो वो किंग पोअरस को मतलब ज्यादा एज देते हैं, ठीक है। कि ये ब्रिटिशर्स ने या उस टाइम के जो ग्रीक्स थे उन लोगों ने मतलब हिंदुस्तान के हवाले से मिथ्स लिखी है कि हमने उनको डिफीट किया था, किंग पोरस को, वो तमाम चीजें। अगेन इसमें काफी कंट्रोवर्सीज है, आप लोग देख सकते हैं। एनी हाउ, आगे आप लोग देख लें जनाब। नेक्स्ट आप लोगों के सामने जो चीज़ है, इसमें से मोहम्मद बिन कासम के हवाले से पूछा जा सकता है। मोहम्मद बिन कासम ने कहाँ पे मतलब राजा दाहिर को शिकस्त दी थी? ब्रह्मनाबाद में एक किताब है,
इंडस सागा, इंडस सागा किसने लिखा था? पाकिस्तान का सबसे वेल नोन रेनाउंड जो वकील है, एतजाज एहसन साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। वंस अपॉन अ टाइम ही वाज लॉयर बेनजीर भुट्टो एंड सो ऑन। तो वो कहता है कि अगर हम सही मानों में देख ले तो हमारे लिए जो वो सन ऑफ जो साइल था वो राजा दाहिर था, अनलाइक मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से भी मर्डर ऑफ हिस्ट्री, बाकी काफ़ी लोग हैं जो बहुत कुछ कहते हैं, बट अगेन हमने तो ये चीज़ें न सीएसएस में लिखनी है न पीएमएस में, बट अगेन आप लोगों ने, मैं आप लोगों को जस्ट पर्सपेक्टिव बताता हूँ, ठीक है। तो राजा दाहिर वाज डिप्यूटेड बाय मोहम्मद बिन कासम, ही वाज इन्वेडर, ही केम फ्रॉम आजकल जो KSA है, ठीक है, लेकिन उस टाइम का हिजाज समझे या सऊदी अरेबिया एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं कि राजा दाहिर को इसके सन का बेटे का नाम किया था जय सिंह। इसके साथ साथ बाबुल इस्लाम कहाँ किसको कहा जाता है? सिंध को, आजकल जो पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट सूबा है आबादी के हिसाब से, जबकि रकबे के हिसाब से तीसरे नंबर पे है, ठीक है। गजनवी डायनास्टी किसने फाउंड की थी? सुबुक्तगीन साहब ने। अलबेर, अच्छा ये एमसीक्यूज प्लीज नोट डाउन इट, ये कई दफ़ा मैंने APSC के एग्जाम में देखा है। अलबेरूनी किसके टाइम पे आया था, किसके साथ आया था? महमूद ऑफ गजनी के साथ आया था इंडिया में। मेरा दिल चाहे एक एक एमसीक्यूज पे आप लोगों को 5-5 मिनट दूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम की शॉर्टेज की वजह से, वरना एक एक एमसीक्यूज पे मैंने बहुत मतलब मैंने UPSC का एक कोर्स बाय किया था वंस अपॉन अ टाइम, तो इंडो पाक हिस्ट्री को बहुत डिटेल में समझा है अपने नॉलेज के लिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को हेल्प देगी, लेकिन जब आप लोग बिल्कुल फ्री हो तब। अच्छा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख लें। इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि महमूद आप गजनवी, अच्छा ये एमसीक्यूज प्लीज नोट डाउन इट। ये फर्स्ट टर्क इन्वेजन टू इंडिया, तो ये कौन थे? महमूद आप गजनवी। एमसीक्यूज को देख ले, सबसे ज्यादा कन्वर्जन किसके टाइम पे हुई थी? महमूद ऑफ गजनवी, ठीक है। गजनवी या गजनी एक इलाका है आजकल अफगानिस्तान में, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को किसने बर्बाद किया था? वेंडल, इसको वेंडलिज्म कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है वेंडलिज्म, वेंडलाइज या वेंडलिज्म। तो जनाब ये है सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल को किसने वेंडलाइज किया था? महमूद आब गजनवी। अभी मोदी साहब जब हुकूमत में आए, तो मोदी साहब का जो मेंटेलिटी है अखंड भारत, जिस तरह के नेतन्याहू का आइडियोलॉजी है ग्रेटर इजराइल, ठीक है। तो जनाब वो सोमनाथ टेम्पल पे, मतलब अभी तो वो समझते हैं कि ये जो ताजमहल है उसको भी हमने वी वांट टू वेंडलाइज इट, क्योंकि वो समझते हैं कि इसके नीचे मंदिर है। वो तो इवन ये भी कहते हैं कि वहाँ पे जो कुतुब मीनार है उसके हवाले से भी उन लोगों के अजीब अजीब मंतक है, बट अगेन वी हैव नॉट नथिंग टू डू विद सच थिंग्स, बट इट्स अ फैक्ट। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि महमूद आप गजनवी ने, ठीक है, कितने एक्सपीडिशंस की थी? 17। वो मैंने लास्ट टाइम एक मूवी देखी थी, तो वो जो एक्टर होता है ना, वो अपनी महबूबा को कह दिए कि मैं आपको इतनी दफ़ा आई विल कन्विंस यू जितना महमूद आप गजनवी ने मतलब सोमनाथ के लिए कोशिश की थी, मतलब अगेन एंड अगेन। तो इसके हवाले से किंग रॉबर्ट ब्रूस का वाक़या आप लोगों को आना चाहिए कि एक दफ़ा जब दुश्मन ने उसको शिकस्त दी, वो भाग गया किसी केव में, वो बैठ गया। तो उसने वहां पे एक बिच्छू को देखा, बिच्छू जो था ना वो एक, वो उसी केव में बिच्छू भी था। तो वो बिच्छू कोशिश कर रहा था कि उसी केव से निकल जाए। तो जब वो बिच्छू अगेन एंड अगेन वो कोशिश कर रहा था, अगेन एंड अगेन वो नीचे गिर रहा था। तो उसने वहां से एक सबक सीखा, मतलब आखिर में जब उसने कोशिश की तो वो उसी केव से निकल गया। तो वहां से उसने सबक सीख ली कि एक छोटा सा एनिमल है, अगर ये कोशिश कर सकता है, निकल सकता है, व्हाई नॉट। तो उसने जब अटैक किया, उसने वो जो एम्पायर था या जो भी था वो अगेन अचीव किया। तो इसका मतलब यही है कि अगेन एंड अगेन यू हैव टू ट्राई, आप लोगों ने लिखना है, यू हैव टू डू एफर्ट, तब जाके आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो जनाब महमूद आप गजनवी साहब ने भी हिंदुस्तान पे अटैक्स किए थे 17। और बाकी कब, ये एमसीक्यूज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा कुछ किताबों में ये 26 लिखा है, अगर 26 हो तो फिर ये ठीक होगा, ये ना हो तो 25 बिल्कुल कंफर्म ठीक होगा। आजकल सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे मौजूद है? गुजरात में मौजूद है।
गुजरात का कसाई किसको कहा जाता है? ये मोदी साहब को कहा जाता है। ठीक है जनाब, मोदी साहब कब हुकूमत में आए थे? 2014 में। आज 2024 है। और बाकी मोदी साहब 3.0 का, अफगानिस्तान में तालिबान 2.0, जबकि मोदी साहब, तो तालिबान एंड मोदी साहब का आजकल एक बेस्ट नेक्सस बना हुआ है अगेंस्ट पाकिस्तान। एक साइड से फितनतुल हिंदुस्तान है, और आईएसपीआर के ज़ुबान में एक साइड से फितनतुल खवारिज है। ठीक है, सो यू मस्ट यूज़ एकेडमिक लैंग्वेज। अच्छा, आगे आप लोग देख ले जनाब। ये एमसीक्यूज तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी होंगे। अच्छा, महमूद गजनवी साहब किसी वजह से वफात पा गए। इसके अलावा शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी साहब ने। उसके साथ साथ तो ये चीज़ आप लोग लाजमी समझे, महमूद गजनवी ने पंजाब, आज का जो पंजाब है, पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट सूबा, ठीक है, आबादी के हिसाब से, जबकि रकबे के हिसाब से सेकंड वन, चूँकि फर्स्ट वन बलूचिस्तान। अच्छा जनाब, तो ये आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ साथ तो जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, महमूद गजनवी ने मुल्तान को कब कैप्चर किया था? तो ये कुछ चंद एमसीक्यूज है पंजाब पीएमएस एग्जाम में, ये चीज़ें आप लोगों को शायद हेल्प देगी। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं जनाब, कुव्वत इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने। ठीक है, और स्लेव डायनास्टी कब से कब जारी रही? 1206 से लेके 1290 तक। सी से सिलेबस का टॉपिक है। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कहाँ पे बना है? ये आप लोगों को आना चाहिए। उसके साथ साथ अल्तुतमिश के ज़माने में ये कंप्लीट हुआ था। साथ साथ में आप लोग बताते चलूँ कि अल्तुतमिश या अल्तुतमिश, आप जैसा चाहे यू कैन प्रोनाउंस, तो उसने किसकी बेटी के साथ शादी की थी? ये बहुत अहम है। और ये एमसीक्यूज प्लीज़ लाजमी देख लें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन एट, आजकल आप लोगों को कितना फेमिनिज्म मोमेंट देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल ख़वातीन को कितने मसाइल का सामना है। उसी टाइम जो फर्स्ट लेडी थी हिंदुस्तान में, रज़िया सुल्ताना, ठीक है, तो वो आप समझ सकते हैं कि वो बनी थी। ठीक है, और मतलब हुकूमत में आई थी। और उसके बाद 1988 में, मतलब 1988 में, मुख्तरमा बेनज़ीर भुट्टो, डॉटर ऑफ द ईस्ट, जिसका किताब का नाम है, वो हुकूमत में आई थी। एंड शी वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इस्लामिक कंट्रीज में मैं स्पेशली बताता चलूँ, वो तो बाद में शेख हसीना वाजिद भी बनी बांग्लादेश में, एंड सो ऑन। लेकिन द फर्स्ट वन इज़ रज़िया सुल्ताना। जो ख़वातीन इस क्लास में हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं इस क्लासेस में, तो आप लोगों के लिए रज़िया सुल्ताना, आप इसको फेमिनिज्म के साथ, या शी में बी एन आइकन फॉर यू, कि उसी टाइम हिंदुस्तान में तो ख़वातीन के हवाले से तो काफ़ी चीज़ें बैड सीन था। उस टाइम सती कल्चर, बाकी ख़वातीन के कुछ राइट्स भी नहीं थे, लेकिन उसी टाइम एक फ़ीमेल उठती है, और उसने 4 साल हुकूमत की। उसको भी जालिमों ने उसी टाइम पर मारा। 1240 में शी एम्ब्रेस्ड मार्टरडम जस्ट लाइक बेनज़ीर भुट्टो इन 2007 में बेनज़ीर को भी कत्ल किया गया। लेकिन इस बंदी को भी 1240 में इसको तो ये एमसीक्यूज आप लोग समझ सकते हैं कि इसने, इसको आप लोगों ने लिंक करना है। ठीक है। अच्छा, ये सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, सीएसएस में भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ सुल्तान शमसुद्दीन अल तुतमिश। इसके हवाले से मैंने चीज़ें तो चंद बताई, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख ले, रज़िया सुल्ताना कब पैदा हुई? 1205 को। और रज़िया सुल्ताना जनाब, आप लोग देख सकते हैं कि फीमेल रूलर थी। कब, कहाँ पे? इस्लामिक एंड टर्किश हिस्ट्री में। अच्छा, मैं एक एमसीक्यू यहाँ पे बनाता हूँ। सबसे पहले थे प्रॉफिट मोहम्मद। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि पायस कैलिफेट, जो 4 खलीफा थे, हजरत अबू बकर फॉलोड बाय उमर फॉलोड बाय उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हा, एंड द लास्ट वन इज शेर खुदा हजरत अली, वन ऑफ माई फेवरेट ड्यू टू हिज विजडम, नॉलेज एंड ब्रेवरी। ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं जनाब के, उसके बाद आ गया उमैया, आप लोग समझ सकते हैं उमैया डायनास्टी, जिन्होंने 90 साल तक हुकूमत की। उसके बाद आ गए अब्बासिड,
अब्बासिड के बाद आ गए, आपको पता है कि फातमाइड भी थे लेकिन वो शाइट थे। तो आप लोगों को बाद में इसके अलावा स्पेन में भी ग्रेनेडा, आजकल जो स्पेन है, उस वहाँ पे भी मुसलमानों की हुकूमत रही। बाद में ऑटोमन्स आए, और ऑटोमन्स की जो हुकूमत थी वो भी 1924 में वो ख़त्म हुई। ठीक है, मुगल्स भी आए लेकिन वो उसी तरह इस्लामिक एम्पायर तो नहीं था जहाँ पे कैलिफेट का सिस्टम था। लेकिन रज़िया सुल्ताना जो थी, ये जनाब इस्लाम की हिस्ट्री में एंड टर्क हिस्ट्री में शी वाज द फर्स्ट वन। ठीक है। उसके साथ साथ उसने किसके साथ शादी की? रूलर ऑफ बेटांडा, अल्तुनिया के नाम से इट इज़ फेमस। कब उसको कत्ल किया? 1240 को। किसने? हिंदूज ने। आपको पता है गांधी साहब को भी किसने कत्ल किया था? एक हिंदू ने। तो आप लोगों को मेंटेलिटी का पता चलता है कि हिंदूज ने रज़िया सुल्ताना को भी शहादत पे फाइज किया, गांधी साहब को भी। तो मतलब उन लोगों में शायद टॉलरेंस की कमी है या जीलट है या जो भी है, लेकिन अगेन आप लोगों ने जस्ट कंसेप्ट बनाना है। रज़िया सुल्ताना ने कितने साल हुकूमत की? 4 साल। अगेन इट्स सो फेमस। ठीक है। अच्छा, इज इट मेक सेंस? काइंडली बता दें। आप लोगों को कुछ समझ आता है? काइंडली मुझे बता दें। इज इट मेक सेंस? आसान है? आप लोगों को समझ आता है? प्लीज़ मुझे बता दें प्लीज़। चैट मेरे सामने ओपन नहीं है। एडमिन काइंडली आप अपने स्टूडेंट से पूछ लें या। सर चैट ओपन है, होस्ट को मैसेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा, आप लोगों को समझ आता है? इज इट सिंपल? इज इट इजी? जी। अच्छा, आगे आप लोग देख ले जनाब। खिलजी डायनास्टी, इसमें से जो चंद एमसीक्यूज है, कब स्टार्ट हुई थी? 1290 कब ख़त्म हुई थी? 1320 को। कितने साल हुकूमत की? जस्ट 30 साल। खिलजी डायनास्टी को किसने फाउंड किया था? जलालुद्दीन खिलजी। और ये इसमें बस मेन एमसीक्यूज है जो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, बाकी भी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ आगे आप लोग देख सकते हैं जनाब, इसमें से जो मेन एमसीक्यूज है वो बताते चलूँ। एलेक्जेंडर फादर, मतलब वो कौन थे? हु वाज एलेक्जेंडर फादर? सो फिलिप 2। एलेक्जेंडर कहाँ से आए थे? मैसेडोनिया से। कब आए थे? 336 में, मतलब वो हुकूमत में वो फाइज हो गए थे। ठीक है, ये एमसीक्यूज। अच्छा, ये एमसीक्यूज प्लीज नोट डाउन इट, आप लोग लाजमी इसको देख लें। ये टाइटल किसको मिला था? टाइटल ऑफ लिबरेटर। सो ये चंद्रगुप्त। ये एमसीक्यूज कई दफ़ा मैंने देखा है। प्लीज नोट डाउन इट, टाइटल ऑफ लिबरेटर। इन मतलब आप लोग उसी टाइम के हालात में देख सकते हैं। तो ये टाइटल किसको दिया है? चंद्रगुप्त। अभी इसके हवाले से अलग हिस्ट्री है, बट हमने एमसीक्यूज को देखना है। फर्स्ट एम्परर ऑफ द भारत या भारत, प्लीज नोट डाउन इट। आजकल मोदी साहब इनसे बहुत इंस्पायर है, क्योंकि वो लोग समझते, आपको पता है इंडिया का जो सिकुलर नेम है वो इंडिया, लेकिन भारत जो है इट इज़ इन हिंदी या हिंदुइज्म। तो इसी वजह से आजकल वो लोग जो फेमस मुस्लिम के नेम से जो जगह थे उनको भी हिंदूज के नेम से वो चेंज किया। लेकिन द फर्स्ट एम्परर ऑफ, तो ये चंद्रगुप्त, ये प्लीज नोट डाउन इट। अच्छा, अशोका कब पैदा हुए थे? 293 BC। ये एमसीक्यूज भी बहुत फेमस है। अच्छा, नेक्स्ट आगे आप लोग देख ले। मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से। ठीक है, कब वो बैटल हुई थी? 28 अक्टूबर को। तो जनाब अक्टूबर का महीना वैसे भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी लग गया था मुशर्रफ साहब के टाइम पे। 712 को, ये डेट लाजमी देख ले। महमूद साहब कब पैदा हुए थे? 971। अगेन आप देख सकते हैं। उसके बाद ये चल आसान है, इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। आगे आप लोग देख ले जनाब। ये चीज़ तो चल मैंने एक्सप्लेन किया। आगे आप लोग देख ले। तुगलक डायनास्टी आप लोगों के सामने है। गयासुद्दीन तुगलक साहब ने इसको फाउंड किया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक थे, उसके बाद फेरोज शाह तुगलक। ठीक है, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ है बस आप लोगों को ये पता है कि इस डायनास्टी को किसने फाउंड किया था? गयासुद्दीन ने। गयासुद्दीन। ठीक है, द मैन एमसीक्यूज। इसके अलावा ये एमसीक्यूज प्लीज नोट डाउन इट, आप लोग देखना चाहे ये एमसीक्यूज आप लोग को आएंगे यूपीएससी के एग्जाम्स में।
तो खलीफतुल्लाह का टाइटल किसको मिला था? ये मुबारक शाह को। ये किस डायनास्टी से इसका ताल्लुक था? जैसा कि मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, खिलजी डायनास्टी। सो ये एमसीक्यूज, ये चंद एमसीक्यूज है, जैसा कि टाइटल ऑफ लिबरेटर, टाइटल ऑफ खलीफतुल्लाह, ये ऐसे एमसीक्यूज है जो कि हर दफ़ा एग्ज़ाम में आते हैं, आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख लें। ये एमसीक्यूज आप लोग देख लें। ठीक है। इसमें से जो चंद काम की एमसीक्यूज है, आप लोग देख सकते हैं कि रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक जूनाहान, ये इसमें आ सकता है। बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदुस्तान में जो पहले सिल्वर के कॉइन्स थे, उसने कॉपर के कॉइन्स को इशू किए थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। बस ये ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, अगर प्री पार्टीशन में पूछेंगे। उसके बाद आगे आप लोग देख लें। सिकंदर लोदी का नाम किया था निज़ाम खान। ठीक है। और बाकी आप लोग आगे देख सकते हैं, इब्राहिम लोदी वाज द सन ऑफ सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी को फिर आगे बाद में किसने शिकस्त दी, तो वो आप लोगों को फिर मैं बताऊंगा, ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने। ठीक है। आज इसके अलावा ये तसव्वुफ का कंसेप्ट जो है, ये सूफीज़म के साथ बाकी नक्शबंदी सिलसिला किसने लॉन्च किया था? बहाउद्दीन साहब ने। चिश्ती ऑर्डर किसने किया था? ख्वाजा अबू अब्दल। ये तीन एमसीक्यूज प्लीज नोट डाउन इट, क्योंकि ये भी एमसीक्यूज में आए थे लास्ट टाइम। क्योंकि मैं हर वन पेपर एग्जाम्स में जाता हूँ, तो अगेन एंड अगेन नए नए एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को ये एमसीक्यूज लॉन्ग टर्म में हेल्प देगी। ठीक है। अच्छा जनाब, आगे आप लोग देख लें। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें से आप लोग देख ले कि टाइटल ऑफ फरीदुद्दीन, तो ये शकरगंज। ठीक है। पंजाब के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मुल्तान को सिटी ऑफ सैंड्स भी कहा जाता है। बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी भी साउथ पंजाब के साइड पे है। इसके अलावा लाल शहबाज कलंदर, अगेन सहवन शरीफ का नाम सुना होगा, वो अगेन सिंध में है। वहाँ पे हुमायूं सयूद एंड मेविश हयात की एक ड्रामा थी दिल लगी, वो वहाँ पे शूट हुई थी। बाकी हुदा और मोहब्बत ड्रामा अगर आप लोगों में किसी ने देखा होगा, तो वो भी मुल्तान में बनी थी, वहाँ पे जो फेमस साइट है। ठीक है। तो ये जितने भी तसव्वुफ के साथ, सूफीज़म के साथ जिन अकाबिरीन का, या जितने भी सूफिस्ट्स थे, इसमें से भी एग्ज़ाम में एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है। दिल्ली सुल्तानेट के हवाले से बताते चलूँ, सैयद डायनास्टी, लोधी डायनास्टी, ये तो चल हो गया। उसके बाद आगे आप लोग यहाँ पे देख ले बाबर कब पैदा हुए थे। प्लीज़ अभी हम आ गए मुगल्स पे। ठीक है। अभी हम आ गए जनाब मुगल्स पे। तो मुगल्स में से आप लोग देख सकते हैं जनाब के इसमें से जो मेन एमसीक्यूज है। अच्छा। अच्छा जनाब, थैंक यू सो मच। बाकी आप लोगों का रिस्पांस अभी तक अच्छा है। सो आप लोगों ने बोर्डम नहीं फील करनी। बाकी टॉपिक कुछ ऐसा है कि शायद आप लोगों को मतलब अच्छा ना लगे, लेकिन यही हकीकत है कि यही एमसीक्यूज शायद आप लोगों के लिए नए भी होंगे। बाकी एकेडमीज में ज़्यादातर पोस्ट पार्टीशन पे एम्फेसिस डाला जाता है, कुछ लोगों के लिए चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन इंशाल्लाह हम भी उसी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से है। तो आप लोग यूँ समझे कि एकेडमी के साइड से यही चीज़ आप लोगों को डिलीवर किया जाता है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ नोआ। तो इंशाल्लाह इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू एंड यू मस्ट बी ऑब्लेट टू सर आतिफ। उसने कहा कि बेटा आप इन चीज़ों को डिटेल में देखें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश में हूँ कि आगे भी हम इन चीज़ों को आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, आप लोग के जो एमपीटी ऑन कैंपस होंगे, उसमें से भी हम इनसे चीज़ें डालें, ताकि आप लोग फाइनल एग्ज़ाम में यू मे बी ऑन अ सेफर साइड। ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख ले कि बाबर ने कब किसकी इनविटेशन पे हिंदुस्तान पे अटैक की? दौलत खान के इनविटेशन पे। पानीपत दिल्ली से कितना दूर है? 80 किलोमीटर। बाकी आप लोग ये एमसीक्यूज देख ले कि वो कौन सा मुगल बादशाह है जिसका मज़ार इंडिया के आउट है? ज़हीरुद्दीन बाबर। ये अफगानिस्तान में तदफीन है। बाबरनामा किसने लिखा था? बी फॉर बी बाबर ने। पातशाह या पदशाह, ये किसका टाइटल था? अगेन बाबर का। और जनाब कैनन का जो कंसेप्ट है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? बाबर ने। आप लोग सिटी ऑफ फ्लावर्स का जो टाइटल था,
वो भी बाबर साहब ने दिया था। और आपको पता है कि मुगल्स जो थे उन्होंने पेशावर को सिटी ऑफ फ्लावर्स का टाइटल दिया था। वहाँ पे एक किला है। अभी आप लोग जब जाते हैं इस साइड पे हाई कोर्ट है, यहाँ पे प्रोविंशियल के पी असेंबली है इस साइड पे। आपको देखने को मिलेंगे ब्रिटिश के टाइम से लेडी रीडिंग हॉस्पिटल। इस साइड पे आप लोगों को किला बला हिसार, तो ये किला बाला हिसार, ठीक है, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसमें से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं जनाब, ठीक है। तो बाला हिसार मतलब अमंग द फर्स्ट फोर्ट विच वाज बिल्ट, तो वो भी मुगलों ने ही बनवाया था, ठीक है। उसके बाद जनाब मुगलों के जो जनरल से उसका नाम था राणा संगा, जो कि एक राजपूत थे। अगेन इट्स अ एथनिसिटी इन पंजाब, इवन इन इंडिया, पंजाब एंड सो ऑन। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं कि कैनन, तो आज भी आपको किला बला हिसार पे कैनन्स देखने को मिलेंगे। अगर आप जब चाहे पेशावर में जाके देख लिए, स्टिल कैनन्स ऊपर टॉप पे मौजूद है। तो ये भी बाबर ने इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख लिए हुमायूं कब पैदा हुए थे। हुमायूं नामा को आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि हुमायूं ने कब लाहौर को कैप्चर किया था। ये एमसीक्यूज। अच्छा, इसके अलावा उमरकोट का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो इश्क मुर्शिद एक ड्रामा था, उसमें वो उमरकोट के हवाले से चीज़ों को आप लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ पे भी मुगल बादशाह जो थे हुमायूं, आई थिंक वो वहाँ पे पैदा हुए थे। असल में ना ये भाग गया था बाद में, फिर 15 ईयर्स के बाद जब वापस आया, 1 साल हुकूमत की, एंड अगेन ये भी दुनिया से चला गया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि शेर शाह सूरी का जो असल नाम था, तो ये आप लोग सरफरीद के नाम से याद रखें, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं जनाब के पुराना किला किसने तामीर किया था, शेर शाह सूरी ने। उसके बाद जीटी रोड के हवाले से तो मैं आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया। और इसके अलावा आप लोगों को एक सॉन्ग बताते चलूँ, दिल गलती कर बैठा है, ये एक सॉन्ग है। ये आप लोगों को जेलम में अगर जाना हुआ, दीना के मकाम पे, जो पंजाब के हमारे स्टूडेंट से जेलम, वहाँ पे जो फोर्ट है, वहाँ पे वो फोर्ट असल में ना इस बंदे ने बनवाया था। तो वहाँ पे मल्टीपल ड्रामास शूट होते हैं, सॉन्ग्स एंड सो ऑन। तो आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी आप लोग लाजमी दे समझे जाने देखे, ठीक है। उसके साथ साथ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले कि अकबर ने सबसे ज़्यादा हुकूमत की। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि मुगलों में सबसे ज़्यादा हुकूमत किसने की, अकबर, ठीक है। कब, 1556 से लेके 1605 तक। ये दीन इलाही का कंसेप्ट आई थिंक इसने दिया था। और साथ साथ में आपको पता है कि 50 साल कम वेश उसने हुकूमत की थी। और इसको ट्रू फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर भी माना जाता है। आजकल हिंदुस्तान के हिंदूज भी इस बंदे को बहुत वैल्यू देते हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसीज कुछ यूं थी कि जस्ट लाइक सिकुलर, मतलब उन्होंने हिंदूज की खवातीन के साथ शादियाँ की। बाकी इनके कोर्ट्स में हिंदूज भी थे, सिख भी थे। लेकिन सबसे ज़्यादा नफरत वो औरंगजेब से करते। प्लीज़ नोट डाउन इट। औरंगजेब एक इस्लामिस्ट थे, लेकिन अकबर जो थे ये बिल्कुल सिकुलर माइंडेड बंदा था। अच्छा, इसका एक मूवी है, लाजमी देख ले। मैंने कई दफ़ा देखा है, इसके सॉन्ग्स भी बहुत फर्स्ट क्लास के हैं, ठीक है। वो मुगल आजम फिल्म लाजमी देख ले, इसमें से आपको बहुत कुछ, शहजादा सलीम, अनारकली का नाम सुना होगा, वो आप लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, आगे देख ले। ये आप लोग देख ले कि अकबर के टाइम पे सेकंड कैपिटल कौन था। ये ऑप्शन सी। इसके अलावा दीवान खास। उसके बाद उसने अकबर ने हिंदूज पे जिजिया जो कंसेप्ट था वो भी ख़त्म किया था। और बाकी औरंगजेब ने उसको अगेन नाफिज किया था। कब वो पात पा गए ये। अच्छा, ये 9 रत्न का कंसेप्ट प्लीज प्लीज याद रखें, उसके साथ 9 रत्न, ठीक है। ये लाजमी आप अगर याद रखिए। आपको इस तरह गूगल पे इमेज भी देखने को मिलेगा। ये इसके 9 बंदे थे, और बाकी वो इनको एडवाइजेस देते थे, ठीक है। तो आपका एडवाइज़र भी अच्छा बंदा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल को आप लोग डीसी बने, आपका एसी काम का ना हो, तो फिर वो आपका भी किस्सा तमाम करेगा। तो आपके एडवाइज़र भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है।
तो इस बंदे ने अपने लिए 9 बंदे रखे थे, इसी वजह से 9 रतन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जहांगीर का के हवाले से एमसीक्यूज है। नूरजहान के हवाले से एमसीक्यूज आप लोग लाजमी देख लें। नूरजहान किसकी बेटी थी? मिर्ज़ा गयास बैग। ठीक है जनाब। नूरजहान आपको पता है मुगल क्वीन थी। और बाकी आपको पता है कि आगे भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से बताता चलूँ कि जहांगीर ने सबसे पहले इन लोगों को इजाज़त दी थी। और इन लोगों ने, आपको पता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ पाँव रखा, फिर बिजनेस स्टार्ट किया, फिर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने वहाँ पे बिजनेसेस इस्टेब्लिश की, फिर मुग़लों के काम में हाथ डालना स्टार्ट किया। फिर सबसे पहले जो नवाब ऑफ बंगाल थे, ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला, उनको शिकस्त दी मीर जाफर के साथ। वो कहते हैं ना कि मतलब मैकियावेलियन टैक्टिक्स के लिए। और बाद में वहाँ से उन लोगों ने स्टार्ट की। होते होते एक दिन वो हिंदुस्तान के तख्त पे बैठ गए। ठीक है, 90 साल तक अंग्रेज़ों ने हम पे हुकूमत की। बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत पहले से आई थी, यहाँ उस टाइम पे आई थी। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद 1947 तक इन लोगों ने प्रॉपर हम पे हुकूमत की। और ये चीज़ लिखता हूँ, प्लीज़ नोट डाउन इट। एक किताब है, आप लोग मुझसे लेना चाहे मैं सॉफ्ट में भेज दूंगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस। जब ये लोग हिंदुस्तान में आए तो उस टाइम हिंदुस्तान की जो जीडीपी थी पूरी दुनिया में वो 23% थी। पूरी दुनिया की जीडीपी में हिंदुस्तान का कंट्रीब्यूशन 23% था। लेकिन जब ये लोग यहाँ से निकल गए तो हिंदुस्तान की जीडीपी लेस देन 2% पे आ गई थी। लोग कहते हैं कि इन लोगों ने हमें एजुकेशन दी, रेलवे बनाया। ये तमाम के तमाम चीज़ें उन लोगों ने अपने मकसद, अपने फ़ायदे के लिए बनवाई थी। ये किताब आप लोग देख ले, खुद समझ में आएगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो उसमें से वो जो आतर कहता है ना कि मतलब इट वाज लाइक अ स्पंज। मतलब वो कहते हैं ना कि इन लोगों ने यहाँ से चीज़ों को एब्जॉर्व किया। और दरियाए तेम्स आप लोगों ने लंदन ब्रिज को तो देखा होगा, वहाँ पे जो दरिया बहता है वहाँ पे उनको नचोड़ा। मतलब यही है कि यहाँ से चीज़ों को जज़ब किया और वहाँ पे उनको डाला। मतलब यहाँ से चीज़ों को निकाला, वहाँ पे पहुँचाया। मतलब यहाँ से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, रेलवे से बाकी चीज़ों को मतलब यहाँ से मूव किया हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान तक। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने हमें बहुत लूटा है। नावाडेज माशाल्लाह हम जितने पाकिस्तानी इंडियन हैं आजकल, ये लोग वहाँ पे उनकी, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो आजकल ये लोग वहाँ पे लगे हुए हैं। एनीवेज, तो आप लोग इन चीज़ों को लाजमी देख लें, समझें। और बाकी जनाब, नेक्स्ट एमसीक्यूज को आप लोग देख ले। शाहजहां कब पैदा हुए थे मुमताज़ महल के साथ? कब शादी की? और बाकी मुमताज़ महल किसकी बेटी थी? ये चीज़ एमसीक्यूज। हाँ, मैं ताजमहल के हवाले से 2 एमसीक्यूज बताते चलूँ। ताजमहल कहाँ पे मौजूद है? आगरा, इंडिया में। और बाकी दरियाए जमुना, कुछ यो लोग इसको यमुना भी कहते हैं लेकिन जमुना इंग्लिश में लिखा जाता है, तो ये इसके किनारे पे आबाद है। यमुना, यस, ये मौजूद है। यमुना या जुमना, जैसा कि आप चाहे यू कैन प्रोनाउंस। किसने बनवाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी साहब ने इसको बनवाया था। ये एमसीक्यूज लाजमी एग्जाम में आए हैं, आएंगे भी। सो प्लीज नोट डाउन एट। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले। शालीमार गार्डन किसने बनवाया था? S4S। तो शालीमार में भी एस है, शाहजहां में भी एस है। शालीमार गार्डन कहाँ पे मौजूद है? लाहौर में। शाहजहां के कितने बेटे थे? 4। बाकी शुजा कौन थे? गवर्नर ऑफ बंगाल थे। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन इम्पोर्टेंट है वो मैंने बताया। जामिया मस्जिद दिल्ली किसने बनवाया? शाहजहां ने। इसके अलावा सिंध में जो मस्जिद है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि अ, पाकिस्तान में इसके अलावा सिंध में मतलब शाही किला, ये किसने बनवाया? इसमें से भी एमसीक्यूज आते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है। उसके बाद औरंगजेब कौन थे? तो औरंगजेब वो वाहिद बादशाह थे जिसने सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन की थी। ठीक है। लेकिन ये काफ़ी इस्लामिस्ट थे। मतलब इन पे मज़हब का इंक्लिनेशन कुछ ज़्यादा था, इसी वजह से ये हिंदूज को एक्सेप्टेबल नहीं थे। बट एनीवेज, कोहिनूर डायमंड के हवाले से आज भी ये लंदन में एक म्यूज़ियम में मौजूद है। तो मीर जुमला ने ये औरंगज़ेब को प्रेजेंट किया था, ये डायमंड्स का बना हुआ था।
उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं, ये इसमें से चंद एमसीक्यूज है। उसके बाद आगे इसमें से मैं बताते चलूँ कि दीन इलाही मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, प्लीज नोट डाउन इट। दीन इलाही कब? 1582। और बाबा गुरु नानक, अगेन ये पंजाब में तदफीन है 1539। जनरल बाजवा प्लस इमरान खान ने उनकी जो टॉम है या उनकी जो रिलीजियस साइट है उनको बहुत खूबसूरत अंदाज में बनवाया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये एमसीक्यूज प्लीज नोट डाउन इट। डिफेंडर मोनार्क ऑफ इस्लाम, शाह जहान। ये एमसीक्यूज प्लीज नोट डाउन इट। डिफेंडर मोनार्क ऑफ इस्लाम, ये कौन थे? ये जनाब शाह जहान साहब थे, ठीक है। तो ये चीज़ शायद एग्ज़ाम में आए। उसके बाद इनसे आसान आएंगे, इनसे मुश्किल नहीं आ सकते एग्ज़ाम में। तुस्क जहांगीर, ये बुक किसने लिखा? तो ये जनाब मुग़लों में जहांगीर साहब ने लिखा। उसके बाद हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबद्दीन बेगम। उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं द किंग ऑफ आर्किटेक्चर शाहजहां, प्लीज़ नोट डाउन इट। ये एमसीक्यूज अगर आप लोगों को नहीं आते या अभी तक आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन था या आप लोगों को पता नहीं था, हो सके आप लोगों का एमपीटी भी पास हो जाता। लेकिन प्लीज़ आप लोग अच्छे ब्यूरोक्रेट्स तब नज़र आएंगे जब आप लोगों के पास नॉलेज होगा। काफ़ी लोग पास भी हो जाते हैं, मैं यही मानता हूँ। बहुत सारे ऐसे सी पीस क्वालिफाई भी कर जाते हैं लेकिन उनकी पर्सनालिटी से नज़र नहीं आता। तो बेशक आप क्वालिफाई हो लेकिन आपके पास इतना नॉलेज हो, वो कहते हैं ना कि आप चलते फिरते नज़र आए कि हाँ इस बंदे के पास कंटेंट है, नॉलेज है, डेटा है। तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं, ये एमसीक्यूज नहीं है बल्कि आपका होलिस्टिक वे में नॉलेज है जो कि आप लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए। उसके बाद रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख लें रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह। तो कुतुबुद्दीन अहमद फारूकी कब पैदा हुए थे? 21 फेब 1703। उसके बाद नादिर शाह वाज किल्ड बाय हिज नोबल कब? 1747। अहमद शाह अब्दाली ने कितने अटैक्स किए, कब अटैक्स की, किस पे अटैक की, ये भी लाजमी याद रखे। शाह वलीउल्लाह ने कब हिफ्स किया? शाह वलीउल्लाह किसके वक़्त पे पैदा हुए थे? औरंगजेब। होलिस्टिक वे में सीएसएस का प्री पार्टीशन का डेटा है, प्लीज़ आप लोग इसको लाजमी लाजमी देख लें। उसके बाद रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से बताते चलूँ, इसमें से ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो हमेशा से पूछे जा सकते हैं। सो आप लोग इनको खुद से भी देख ले, लेकिन मैं कोशिश में हूँ कि मेन मेन चीज़ें आप लोगों के साथ बता सकूँ। बैटल ऑफ मैसूर, प्लीज नोट डाउन एट 1768, किस किस के दरमियान? द इंग्लिश एंड हैदर अली। हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान साहब के वालिद थे। ये टीपू सुल्तान या टाइगर ऑफ मैसूर फातिह अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब वफात पा गए हैदर अली? 1782। ये वाहिद बंदा है टीपू सुल्तान जो आज हिंदूज, हिंदुस्तान के हिंदूज भी इसकी इतना ही रिस्पेक्ट करते हैं जैसा कि जितना मुसलमान, क्योंकि इसने फाइट किया था किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ, इंग्लिश के खिलाफ। तो उस टाइम इनिमी तो कॉमन था, इंग्लिश कॉमन इनिमी था। इसी वजह से आज के जो हिंदूज है वो मतलब हाँ काफ़ी लोगों को वो इज्जत देते हैं, लेकिन अगेन मेरे हिसाब से जितना इज्जत वो इसी बंदे को देते हैं शायद इतना किसी को भी नहीं, ठीक है। क्योंकि इसका काम इतना क्वालिटी था, इतना अच्छा था कि इसने बहुत कुछ किया था। अच्छा, पता नहीं स्लाइड किधर के हल गया। एनीवेज, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, मैंने आप लोगों को बैटल ऑफ मैसूर के हवाले से भी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया। आप लोग इसको लाजमी देख लें। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ मद्रास, ये एक दफ़ा लाजमी देख लें। उसके बाद रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसमें से जो मेन मेन चीज़ है आप इसको देख लें, ट्रीटी ऑफ बेसिन। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जो काम की चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को बताई। फराइजी मूवमेंट किसने स्टार्ट की? इसके साथ साथ कब स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की, इसमें से एग्जाम्स में एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसका मेन मुद्दा क्या था? टू स्टॉप ऑपरेशंस ऑफ जमींदार, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था? हाजी शरीयतुल्लाह। कहाँ पे पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे? 1768 को, ठीक है। इसको आप लोग एक दफ़ा लाजमी देख ले। उसके बाद
लॉर्ड कैनिंग, प्लीज नोट डाउन इट, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स ने क्लास को वाइंड अप किया, लेकिन आप लोगों ने को बेनिफिट तब मिलेगा जब आप क्लास में होंगे। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, प्लीज नोट डाउन इट। ये एमसीक्यूज पे आप लोग मार्क लगाए, कंफर्म एग्जाम में आता है, आएगा भी, ठीक है। अच्छा, ये लॉर्ड हार्डिंग है, ये इस्लामिया कॉलेज पेशावर में जब आप लोग जाएंगे ना, इसके नाम से आप लोगों को हॉस्टल भी मिलेंगे, इनके नेम से हॉस्टल्स भी है, ठीक है। लेकिन अगेन द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। उसके बाद आप लोगों को मैं इसमें से कुछ चंद और चीज़ बताता चलूँ कि जो फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना आजकल सूबों के साथ फॉरेस्ट से, तो ये लॉर्ड लॉरेंस ने ये बनवाया था। उसके साथ साथ आप लोगों को बताते चलूँ कि वो कौन सा वायसराय थे जिसने प्रिंसली स्टेट्स के साथ अच्छा ताल्लुक बनवाया था, लॉर्ड मायो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख लें, पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके टाइम पे हुआ था? सो सी फॉर कट, कट उसने कटिंग की थी, किसकी? पार्टीशन ऑफ, मतलब बंगाल की कट दो हिस्सों में काटा था, सो लॉर्ड कर्जन, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिमला डिपोटेशन के टाइम पे कौन थे? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 के रिफॉर्म्स को मेंटो मोरले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मिंटू साहब कौन थे? मोरले साहब कौन थे? ये भी एक दफ़ा एग्ज़ाम में इसके हवाले से पूछा गया था। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, तो ये तो मैंने बताया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख ले, ये तो हो गया, ठीक है। आगे आप लोग देख लें जनाब, नेक्स्ट आप लोग देख लें, एजुकेशन के हवाले से लॉर्ड मिकाले को लाजमी समझे, क्योंकि हिंदुस्तान में आपको पता है, इसने एक सर्वे की थी कि हिंदुस्तान के लोग जो है ना, ये मज़हब के भी शेदाई है, अपने कल्चर, अपने सकाफत, बाकी तमाम चीज़ों के ये बहुत एक्सट्रीम हद तक दे लव इट। तो उसने जब सर्वे किया, मतलब मेन पॉइंट्स बताता हूँ, डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। तो उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में या उनकी पॉलिसी मेकर को ये सजेशन दी कि आप इनके लिए ऐसा निज़ाम तालीम बनाएं, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम ले आए कि बाहर से बेशक ये मुसलमान नज़र आए, लेकिन अपने जहन से, ख्यालात से, लाइफ स्टाइल से हम इसको बिल्कुल ब्रिटिशर्स बनाएंगे। तो आज पाकिस्तान में सॉरी टू से, लेकिन जिस चीज़ के पीछे मैं खुद लगा हूँ, आप लोग लगे हैं, तो आप लोग देख ले अपने एजुकेशन को। बेशक आपके पास जितना भी नॉलेज हो, कंटेंट हो, आप जितना भी इंटेलेक्चुअल हो, लेकिन सीएसएस में, इंग्लिश में मसला हो, यू विल नॉट क्वालिफाई। तो ये लॉर्ड मेकाले साहब ने उस टाइम कहा था कि मैं ऐसे लोगों को मतलब इनको बनाऊंगा कि जाहिर में तो ये मुसलमान होंगे, सिख होंगे, लेकिन अंदर से जो है वो आप लोगों को पता है। तो आजकल हम एक दूसरे के एक्सेंट के पीछे भी हंसते हैं, बाकी वो इंग्लिश एजुकेशन को हम बहुत वैल्यू देते हैं, लेकिन आप जापान को देख ले, चाइना को, नार्डिक ममालिक को देखो, तो वहाँ पे तो इंग्लिश नहीं है, न सीएसएस है, न पीएमएस है, न यूपीएससी है। बट अगेन, ये इनका जो कंसेप्ट था, आप खुद देख के समझ आप लोगों को आ जाएगा। बट मैं कुछ नहीं कह सकता यहाँ पे, क्योंकि मैंने भी इस फील्ड में जाना है, आप लोगों ने भी आना है, तो हम मतलब हम क्या कहेंगे इसके पीछे, लेकिन खुद भी इंग्लिश सीखे, बाकी भी लोगों को सिखाए। लेकिन इनका जो स्कूल ऑफ थॉट था वो मैंने आप लोगों को बताया। बाकी यू कैन एग्री, यू कैन डिसएग्री, ठीक है। इंडियन कौंसल एक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कब आया था? 1861 को, ये लाजमी याद रखे डेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट कब फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदुस्तान में आया था? 1909 में। राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट सिक्स को कब मिला था? ये प्लीज नोट डाउन एट सिक्स को, ये 1919 में। ये एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अच्छा, ये एक और एक्ट आया था 1892, प्लीज नोट डाउन इट। 1861 द फर्स्ट वन, 1892 द सेकंड वन, 1909 नेक्स्ट वन, एंड लास्ट वन 1919। सो ये चार एमसीक्यूज प्लीज नोट डाउन इट, आसान है, इतना डिटेल में ना जाए। एमसीक्यूज के लिए भी समझना है तो एमसीक्यूज के लिए सीखें, ठीक है। आगे आप लोग देख ले प्लीज, नेक्स्ट। इसके बाद सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम क्या था? मीर मुत्तकी। आप लोग इस्लामाबाद में जब होंगे, लाजमी G5 में जाए, और वो जो जहाँ पे नेशनल असम्बली है उसी रोड पे
डी चौक के बिल्कुल सामने वहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान के नाम से एक म्यूज़ियम बना है। तो 20 नंबर का सवाल आप लोग इंशाल्लाह व्हेन यू विल विजिट टू दैट म्यूज़ियम, तो आप लोगों का वहाँ से सवाल बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ ये तमाम चीज़ें वहाँ पे भी मेंशन है। ये डेट्स लाजमी देख ले। कब चीफ जज बने 1846 को। इसके अलावा मैगजीन कब लॉन्च किया, असबाब बगावत हिंद। इसके पीछे की लॉजिक था, इतना टाइम नहीं है वरना मैं बता देता। इसके साथ साथ फर्स्ट स्कूल कब बनाया, कॉलेज कब बनाया, गजट कब लिखा बनाया, साइंटिफिक सोसाइटी कब बनवाई। ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज। 1875 में, 1877 में एक स्कूल बनवाया, फिर कॉलेज बनाया, फर्स्ट स्कूल 1859 में बनवाया। इंग्लैंड कब चले गए, वापस कब आए, वफात कब पा गए, ये एमसीक्यूज लाजमी याद रखे। 1898 को, 1898 को कब, 1898 को, प्लीज नोट डाउन इट। ठीक है, ये एग्जाम में आया था। उसके बाद रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले। मैं चंद चीज़ें बताऊंगा अभी जल्दी जल्दी, टाइम चूंकि कम है, 2 घंटे का क्लास है। कोशिश यही है कि मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को बता सकूं। तो जनाब, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब, अक्टूबर 16 1905, ये डेट लाजमी याद रखे। किसके टाइम पे, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये डफर था, डफरिन ने ये काम किया था। ठीक है, आप इसको यूं याद रखें। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 को लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल की थी। लेकिन आईएनसी इसके टाइम पे बनी थी। ठीक है, नोट डाउन इट। लेकिन उसकी बुनियाद किसने रखी थी, ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम ने रखी थी। ठीक है, वो एमसीक्यूज भी। लॉर्ड कर्जन ने आज का जो खैबर पख्तूनख्वा उस टाइम का NWAP प्रोविंस था, उसने बुनियाद रखी थी, बनवाया था। उसके बाद अंजुमन हिमायत इस्लाम कब बनी थी, 1884 को। मेन एमसीक्यूज। सिंध मदरसतुल इस्लाम से क़ायद आज़म साहब ने एजुकेशन हासिल की। और जनाब आप लोगों को बताते चलूँ कि अंजुमन हिमायत इस्लाम में कौन कौन लोग थे जो फाउंडर्स थे। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आप लोग देख सकते हैं। इस्लामिया कॉलेज की बुनियाद कब रखी गई, 1913 में। जब इसके 100 साल कंप्लीट हो गए ना 2013 में, मैं खुद गया था इस्लामिया कॉलेज में। नवाज शरीफ साहब, इमरान खान, आर्मी चीफ, पता नहीं क्या कुछ, इतने लोग आए थे, इतना बेस्ट अंदाज में सजाया गया था। 100 साल वो आई थिंक गोल्डन जुबली कहा जाता है, या जो भी है, 100 साल जब कंप्लीट होते हैं वो आपको पता होगा। बट अगेन, एक हफ्ते तक इतने फेस्टिवल एक्टिविटीज थी। तो इस्लामिया कॉलेज 1913 को इसकी बुनियाद रखी गई थी। एनीवेज, लखनऊ पैक्ट 1916, शिमला डिपुटेशन किसने लीड किया था, आगा खान ने। उसमें अच्छा, ये एमसीक्यूज प्लीज नोट डाउन इट। शिमला डिपुटेशन में टोटल लोग कितने थे, 35, 35। ठीक है, प्लीज इसको लिख ले। ठीक है। अच्छा, मुस्लिम लीग का कयाम 1906। कायद आजम ने कब ज्वाइन किया था, 1913 में। ये भी एमसीक्यूज है, कायद आजम साहब ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन किया था। कायद आजम साहब ने कांग्रेस को कब लेफ्ट किया था, 1920 को। ठीक है। ये लेक्चर आप लोग मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, अगेन एंड अगेन आप बाद में भी सुन सकते हैं। एनीवेज, उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा। रेशमी रुमाल मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई थी, काबुल। उसके बाद इसमें से चंद ये एमसीक्यूज है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई थी, प्लीज नोट डाउन एट 1914 से लेके 18 तक। और बाकी सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1939 से 45 46 तक, 45 तक ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आप लोग लाजमी देख लें। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख लें। यहाँ तक आप लोग, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स कब पेश हुई थी, 1927 को। उसके बाद मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड या चिम्सफोर्ड, जैसा आप चाहे यू कैन प्रोनाउंस, 1919 को। उसके बाद महात्मा गांधी को नॉन वायलेंस, इसको सेकंड नाम जो है पेसिफिज्म। पेसिफिज्म, बादशाह खान या आप लोग के पीके का जो थे बादशाह खान, इन शॉर्ट खुदाई खिदमतगार मोमेंट, तो वो भी नॉन वायलेंस एंड पेसिफिज्म पे बिलीफ रखते थे। ठीक है। इसके अलावा नॉन कोऑपरेशन मोमेंट किसने स्टार्ट की थी, एमसीक्यू सीएसएस में भी आया था। ठीक है, तो ये गांधी साहब ने स्टार्ट किया था। बाकी क्यों ख़त्म किया, ड्यू टू ऑप्शन सी अटैक ऑन अ पुलिस स्टेशन। महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी थी वो भी आप समझ सकते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे कौन थे, तो कोऑपरेशन में भी सी है, क्लेम्सफोर्ड में भी सी है। तो अगेन लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के टाइम पे ये एक्टिविटी हुई थी।
ठीक है। उसके बाद जनाब आप लोग यहाँ पे आप लोगों को समझ आया होगा। इसके अलावा आगे बताते चलूँ। जो मेन चीज़ है इसमें है नेहरू रिपोर्ट 1928। इसके वालिद का नाम मोतीलाल थे, जबकि नेहरू साहब आजकल हम कायद आज़म साहब को मानते, वो लोग नेहरू साहब के मतलब उनको अपना फाउंडर उनके पैसों पे बाकी वो चीज़ें, ठीक है। तो इसको आप लोग लाजमी देख लें। आप लोगों ने ऐसे का स्ट्रक्चर तो देखा होगा, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। तो नेहरू साहब ने थीसिस दिया, कायद आजम साहब ने उसका एंटीथीसिस दिया। उसने अपने नुकात पेश किए, उसने 14 नुकात उसके मुकाबले में पेश किए। तो थीसिस एंड एंटीथीसिस। बाकी सिंथेसिस आप लोग उनसे खुद बनवाए कि इनका क्या मकसद था, इनका क्या मकसद था। एंड पे आप लोग खुद यू व्हेन यू विल डू क्रिटिकल एनालिसिस यू विल लर्न। ठीक है। आगे आप लोग अल्लामा इकबाल साहब का 1930 का इलाहाबाद के मकाम पे जो खुतबा था। ठीक है। अल्लामा इकबाल साहब को पोएट ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ये ईरान का भी नेशनल पोएट है, पाकिस्तान का भी नेशनल पोएट है। ठीक है। और बाकी ये इतना मजहबी, इसका बेटा खुद कहता है कि मेरा वालिद साहब इतना मजहबी नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान की किताब में तो हम उसको बहुत कुछ मतलब वी एडमायर वी एडोर होना भी चाहिए। उसने बहुत काम किया है, लेकिन पर्सनल लाइफ में तो हमें नहीं जानना चाहिए। बट अगेन अगेन इट्स अ डिबेटेबल। बट अगेन आगे आप लोग देख लें। ये एमसीक्यूज रैम से मैकडोनल्ड। तो वो कौन प्राइम मिनिस्टर थे उसी टाइम 1929 में, तो ये भी आप लोगों को आना चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में कायद आजम ने किस में पार्टिसिपेशन की, किस में पार्टिसिपेशन नहीं की, ये भी एमसीक्यूज में आया है, आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा जनाब आगे आप लोग देख लें। आ, चल ये आसान है। उसके बाद आगे आप लोग देख लें, क्रेप्स मिशन कब आया था हिंदुस्तान में, 1942 में। और उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं जनाब के क्रेप्स मिशन को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने रिजेक्ट किया था। ये भी सीएसएस पास पेपर का ही एमसीक्यूज है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन को लाहौर रेजोल्यूशन, लेकिन इसका ये स्पेसिफिक नेम, आज का जो डॉन है उस टाइम जो हिंदुस्तान का हिंदू न्यूज़पेपर था, आज भी ये वहाँ पे स्टिल इज इन ऑपरेशन। सो हिंदुस्तान का हिंदू न्यूज़पेपर ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम इसको दिया था। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स आगे आप लोग देख ले जो मेन एमसीक्यूज है नेक्स्ट आप लोगों के सामने। ये टेबल आप लोग लाजमी देख ले, शायद इसमें से सवालात आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। लेकिन अच्छा ये भी एमसीक्यूज में आया था कि गांधी जिना टॉक्स किसने प्रिपेयर किया था, राजा गोपाल साहब ने। ये भी एक दफ़ा एग्ज़ाम में आया था। गांधी जिना टॉक्स क्यों फेल हुए, गांधी जिना टॉक्स कब स्टार्ट हुए, 1944 में। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 18 जुलाई 1947। इसके अलावा उस टाइम वायसराय कौन थे, माउंटबेटन साहब। और बाकी होते होते 3 जून प्लान एंड पे पाकिस्तान मोमेंट। अभी तक हमने प्री पार्टीशन को वाइंड अप किया। आप लोग मुझे बताएं कि शुड वी कंटिन्यू या आज के लिए इतना काफ़ी है। जो रिमेनिंग पार्ट है मैं कल वो आप लोगों को फिर वो डिटेल में बता सकूं, समझा सकूं। अगर आप लोग एक्टिव है तो बेशक 5 मिनट ब्रेक ले ले, पानी पिए, जूस पिए, चाय पिए। तो अगले 1 घंटे के लिए भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप चाहे इट्स एनफ तो अगेन आई हैव नो इशू। एडमिन काइंडली आप बताएं। आपका क्या ख्याल है, शुड वी कंटिन्यू? मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने जस्ट फीडबैक लेना है। अच्छा, एडमिन, नो एडमिन प्लीज आप मुझे बताएं, शुड आई कंटिन्यू? इज इट आ, इनफ? सर जी, से दोबारा बोले। मैंने यही पूछा आपसे कि इतना काफ़ी है या आप बाकी स्टूडेंट से फीडबैक ले ले, शुड वी कंटिन्यू या इट्स इनफ? सर वैसे तो 12 बजे तक क्लास होती है, लेकिन ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट्स सब। मैं मुझे कोई मसला नहीं, मैंने आपसे इसलिए पूछा ना चूंकि हमने अपने स्टूडेंट्स के मूड को देखना है। मैंने जस्ट फीडबैक लेना था। बाकी मैं खुद भी चाहता हूँ कि चल आगे 20-25 मिनट तक क्लास हो,
लेकिन ऐसा ना हो कि फिर स्टूडेंट्स एंड पे क्लास को क्विट करें, ताकि उनसे रेलेवेंट चीज़ें मिस आउट ना हो। बस मैंने यही सिर्फ पूछना था। चल हम सर 20। वैसे तो ये सब कुछ सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें अब छुट्टी चाहिए। नहीं, बस हर चल हम लेते हैं क्लास, ठीक है। 20 मिनट्स तक चल क्लास लेते, दिन वी विल फिनिश, ठीक है, ओके। अच्छा, आप लोग यहाँ पे देख ले, कायद आजम साहब ने फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो स्टेशन पे कब स्पीच की थी? 1947, 3 इसके अलावा पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? हिलाल इम्तियाज। लेकिन आर्मी में निशान हैदर जो कि सिर्फ 11 बंदों को मिली है, जबकि पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड निशान पाकिस्तान। निशान पाकिस्तान जितने भी आपके पास इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरह के मतलब मुमलिकत सरबराहान जब आते हैं, उनको इस तरह के इनामात से नवाजा जाता है। इवन मेरे ख्याल में डेरेन सिमी, वंस अपॉन अ टाइम ही वाज कैप्टन ऑफ पेशावर जेल में, उनको भी कुछ अवार्ड दिया गया था। पर अगेन ये इस दफ़ा 14 अगस्त पे 350 लोगों को नेशनल अवार्ड्स दिए गए थे। हिलाल इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़, जितने भी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। सेकंड हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन सी। लार्जेस्ट कौन सा है? सियाचिन, ठीक है। सियाचिन पे 1999 की जो जंग थी वो भी हुई थी। हाईएस्ट माउंटेन आपके पीके, ऑप्शन बी। उसके बाद आपको पता है कि नॉन ऑपरेशनल आर्मी में तो सबसे लार्जेस्ट आपको पता है कि निशान हैदर है, लेकिन जो मतलब प्रॉपर बटालियन या जंगों में शामिल ना हो तो सितारा बसालत उनको दिया जाता है। इसके अलावा आर्मी के रैंक्स में, नेवी के रैंक्स में, इंटेलिजेंस एजेंसीज के रैंक्स में से भी एमसीक्यूज कभी कभी पूछे जा सकते हैं, स्पेशली एफआईए, आईबी, एमओडी में। तो आप लोग उसको लाजमी एक दफ़ा देख ले। ये एक एमसीक्यूज है। फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज, पटा खजाना। अभी पटा खजाना जो जितने भी पश्तून हैं उनको तो आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन आप इसको यू देख ले के अनडिस्कवर्ड वेल्थ या एसेट, इसका मतलब मीनिंग कुछ यूँ बनता है, ठीक है। एनीवेज, आगे आप लोग देख लें। इसमें से लार्जेस्ट एजेंसी ऑफ फाटा, फाटा में कितने टोटल एजेंसीज है? 7। इसके अलावा इसमें भी आप लोग फ़र्क जाने, एक है पाटा, एक है फाटा। तो फाटा स्टैंड फॉर फेडरल, जबकि पी फॉर प्रोविंशियल। तो कुछ इलाके पहले सूबे के पास थे। वैसे ये तो केपीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम टॉकिंग। पंजाब सिंध के साथ तो ये एक सीन नहीं है, लेकिन ये जो फाटा का जो कंसेप्ट था, ये 25th अमेंडमेंट, प्लीज नोट डाउन एट, 25वें आईनी तरमीम के बाद फाटा केपीके का बाकायदा हिस्सा अभी बना है। तो ये फाटा का कंसेप्ट तो अभी ख़त्म है, लेकिन चल उस टाइम के हिसाब से ये चीज़ें अभी भी एकेडमिक्स में यूज़ होती है, तो आप लोगों को आना चाहिए। 25वें आईनी तरमीम में ये केपीके का हिस्सा बना है। इसके अलावा आजकल जो मिलिट्री ऑपरेशंस है, वज़ीरिस्तान, ममन, बाकी जो हमारे ट्राइबल्स इलाके जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट वन, बाकी स्मॉलेस्ट वन, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। पाकिस्तान का लार्जेस्ट इंडस्ट्री टेक्सटाइल है, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा पैसा सर्विसेज सेक्टर से बनवाता है, ना कि एग्रीकल्चर से। जितने भी आपके पास डॉक्टर्स, फ्रीलांसर, वो सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं, ठीक है। इसको हम सर्विसेज सेक्टर कहते हैं। एग्रीकल्चर का नो डाउट 20% कम बेच इतना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो तमाम चीज़ें, लेकिन मेन पैसा हम आजकल बनाते हैं सर्विसेज, ठीक है। ये भी सर्विसेज है। आई एम टीचिंग, यू आर पेइंग टू नो, अगेन आपको सर्विसेज मिलता है, टीचिंग एंड सो ऑन। पाकिस्तान का थर्मल पावर प्लांट लार्जेस्ट स्टेशन कहाँ पे है? गुड्डू। उसके बाद स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान कराची। लार्जेस्ट डिवीजन कौन सा है? ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। पाकिस्तान का लार्जेस्ट बैराज कहाँ पे है? अगेन एस फॉर सक्कर, सिंध में, ठीक है। लार्जेस्ट कैनाल कहाँ पे मौजूद है? ऑप्शन बी। लार्जेस्ट डैम कहाँ पे है? इसके अलावा ये एमसीक्यूज भी एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा भुट्टो साहब कब हुकूमत में आए? मुख्तरमा बेनज़ीर साहिबा कब हुकूमत में फर्स्ट ऑफ ऑल आई? ये भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना कि 1998 2 साल हुकूमत की, उसके बाद इसको भी घर भेज दिया गया। 1993 तक नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत की, उसका भी बिस्तर गोल किया।
1993 से लेके 1996 तक अगेन मुख्तरमा ने हुकूमत की, इसका भी बिस्तर गोल किया। और 1997 से 99 तक नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत की, इसका भी बिस्तर मुशर्रफ साहब ने गोल किया। तो मतलब 88 से लेके 99 तक 4 दफ़ा पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमतों को इन जर्नेलों ने, इन डिक्टेटर्स ने, इन ब्यूरोक्रेट्स ने, ठीक है, गुलाम इसहाक खान इस तरह के जो लोग थे, तो उन्होंने सिविलियन हुकूमतों को, डेमोक्रेसी को पनपने नहीं दिया, जो कि वेरी बैड सीन था उसी टाइम पाकिस्तान में। ठीक है, मैंने कल भी उस पर एक बुक में ये चीज़ें मैंने देख ली थी। एनीवेज, तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख लें, डाई आर्की, ये कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आया था 1909 में। ये भी प्री पार्टीशन सिलेबस का हिस्सा है। इसका जो सेकंड नेम है ऑप्शन सी। और मैंने ये एमसीक्यूज आप लोगों को पहले भी बताया कि सबसे लार्जेस्ट एम्पायर किसकी थी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन औरंगजेब साहब के हिसाब से। और बाकी फर्स्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म कहाँ पे कब आई? 1959 अयूब खान के टाइम पे। लेकिन ये एमसीक्यूज पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, ये पेशावर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बैक साइड पे मौजूद है। जो लोग केपीके से है, आप लोगों को फॉरेस्ट बाजार का या स्पिन जुमात का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, पेशावर जू के साथ है आजकल ये। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज में आया था कि पाकिस्तान के सतह पे फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, इट इज़ नॉट इन इस्लामाबाद, इट इज़ नॉट इन पंजाब एंड सिंध, इट इज़ इन केपी पेशावर। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज भी आता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जंगलात केपीके में है पाकिस्तान में, तो इसी वजह से ये फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट भी केपीके में ही है। उसके बाद रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले, फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट, खुतबा हिज्जतुल विदा। उसके बाद आप लोगों को पता है कि किंग जॉन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, किंग जॉन। तो वैसे 1215 में, ठीक है, इंग्लैंड में भी इसी तरह ह्यूमन राइट्स के हवाले से या किंग या क्वीन के इख्तियारात कम करने के हवाले से भी जो ट्रीटी हुई थी, तो वो भी बहुत फेमस है। एनीवेज, पाकिस्तान का फर्स्ट आइन 23 मार्च 1956, फर्स्ट एशिया कप 1984। बाकी आप लोग देख सकते हैं जनाब के आजकल के हालात के हिसाब से ये एमसीक्यूज आप पाकिस्तान पे भी यू कैन मैच एट, के पाकिस्तान का फर्स्ट वजीर दाखिला कौन थे? आजकल मोहसिन नकवी है। इसके अलावा पाकिस्तान का फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे? आजकल डिप्टी सदर तो नहीं है, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इसहाक डार साहब, जो एक हफ्ते के विजिट पे यूके चला गया है। उनके वाकई मौज है, आए दिन वो किसी न किसी मुल्क में चला जाता है। एनीवेज, फर्स्ट मार्शल लाइन पाकिस्तान 1958। उसके बाद यहिया खान साहब ने भी अपनी कसर पूरी की, जियाउल हक साहब ने भी अपनी कसर पूरी की। मुशर्रफ साहब ने कहा कि भाई फिर ये तो बात नहीं हुई ना, तो उसने कहा कि चल मैं भी अपना हिस्सा डालता हूँ। तो आपको पता है कि आज इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में भी जो हालात आप लोगों को सोशल मीडिया पे देखने को मिले होंगे, तो अगेन इट्स अ मेंटेलिटी, ठीक है, इट्स अ साइकी, जो कि आप लोगों को समझ आना चाहिए। एनीवेज, आप लोग आगे देख लें, नेक्स्ट आगे आप लोग देख ले कि ब्रॉड पीक को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने क्लाइम किया? 1957 को। इसके अलावा कालाबाग में कितने डिपॉजिट्स है? 309 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ये आप लोगों को आना चाहिए। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन पाकिस्तान, ऑप्शन बी। उसके बाद फर्स्ट नावल इन सिंधी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, पश्तो लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज, इसमें से भी शायद आप लोगों से एमसीक्यूज पूछ ले। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज है। द फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन, प्लीज नोट डाउन एट, ये 1191। एंड सेकंड बैटल 1192, ये भी कई दफा सीएसएस पीएमएस में आया है। सो प्लीज नोट डाउन एट। पाकिस्तान का फर्स्ट कॉइन किसने डिजाइन किया था? ब्रांडले साहब ने। फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाक आर्मी जनरल टिका खान। फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन, ये आप लोगों को मैंने बताया, डेट भी बताया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट कंस्टिट्यूंट असेंबली कब डिसॉल्व की गई? अक्टूबर 24 1954, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसी स्लाइड में भी आप लोगों को बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है, जैसा कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कराची, फर्स्ट बैटल, फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ, फर्स्ट कॉइन ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट कंस्टिट्यूंट असेंबली, फर्स्ट एंड ओनली पाकिस्तानी। तो ये फर्स्ट फर्स्ट से आप लोगों को
क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज एग्जाम्स में आते हैं, तो इसको आप लोग लाजमी देख ले। नेक्स्ट जनाब, आप लोग यहाँ पे एमसीक्यूज को देख ले। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, इसको आप लोग लाजमी देख ले। आर्टिकल 370 एंड 35A, अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस की गई थी 2019 5 अगस्त को, वो भी आप लोग लाजमी देख ले। उसके बाद फर्स्ट इशू ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, कब? 1912। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख ले, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर शाह मीर, ठीक है। फर्स्ट पाकिस्तानी टू रीच नॉर्थ पोल, फर्स्ट पब्लिश उर्दू बुक, फर्स्ट रेलवे लाइन, कब? 1861, ये भी ब्रिटिश के टाइम पे ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेशन ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886। ये जो फर्स्ट फर्स्ट लफ्ज आप लोगों को मिलता है ना, इसको आप लोग लाजमी देख ले, क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू आस्क। अच्छा, आगे आप लोग देख ले जनाब। नेक्स्ट। अच्छा, मेरे ख्याल में कुछ स्टूडेंट तक गए, लेकिन बस 10 मिनट्स क्लास में लेता हूँ। अभी भी माशाल्लाह 200 तक क्लास में स्टूडेंट्स हैं। आई सल्यूट फॉर योर पेशेंस, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में इतना लोग ठहरते तो नहीं है, लेकिन अगेन इंशाल्लाह इसका फ़ायदा आप लोगों को बहुत लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तान में फर्स्ट सेंसस कब हुई थी? 1881 को। पाकिस्तान में कब हुई थी? 1951 को। ठीक है। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब। आप लोग इसको लाजमी याद कर ले, क्योंकि इसमें से आ सकता है एग्ज़ाम एंड पे। आप लोग प्लीज़ क्लास से ना जाए। मैंने आप लोगों को 40-50 तक ऐसे एमसीक्यूज बताने हैं, जो कि इंशाल्लाह 8-10 आप लोगों के कंफर्म वहाँ से आएंगे। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की वो कौन सी इलाका है जहाँ से सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होता है? ऑप्शन बी। इसके बाद इसके अलावा फेमस पर्सनालिटी ऑफ पाकिस्तान, अगेन फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान कौन थे? फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन थे? इसमें से भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, इसके हवाले से वो टीपू सुल्तान के हवाले से मैंने चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे वन लाइनर पे मैं वापस आता हूँ। तो इसमें से आप लोग इन चीज़ों को लाजमी देख ले। ठीक है, कि नेशनल प्ले किसने डिज़ाइन किया? फर्स्ट कॉइन कब इशू की गई? लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है पाकिस्तान में? नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान जासमीन। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान फराइजी मूवमेंट किसने स्टार्ट की? कशफुल माजूब किसने लिखी? इंडियन मुसलमान बुक ये किसने लिखी? तो ये एमसीक्यूज तो जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। ठीक है। अगेन आप लोग इसको देख ले। मैं 40 में से चंद जल्दी जल्दी बताता हूँ, आप लोग भी इसको देख ले। हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज, कैपिटल सिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज जीबी। डॉन न्यूज़पेपर कैद आजम साहब ने लॉन्च किया था। पाकिस्तान स्टील मिल कराची में सिटी ऑफ लाइट्स पाकिस्तान का फर्स्ट कैपिटल भी था। बाद में इस्लामाबाद को शिफ्ट किया गया। सेकंड पीएम ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा नाजिमुद्दीन। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कब पेश की गई? 14 अगस्त को। उसके बाद रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले। पंजाब असम्बली में कितने लोग हैं? आईसीटी स्टैंड्स फॉर। उसके बाद एसएनजीपीएल स्टैंड्स फॉर थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। सादिकीन इज फेमस फॉर, ये भी पाकिस्तानी थे। ब्रिलियंट एंड वेल नोन पाकिस्तानीज थे। उसके साथ साथ अहमद अब्दुल रहमान चुगताई साहब किस चीज़ के लिए फेमस थे? पेंटिंग के हवाले से। दुनिया का पाकिस्तान आज 5वां मुल्क है, ये छठा नहीं है, इसको अपडेट कर दे इसी एमसीक्यूज को प्लीज। उसके बाद रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले, इसमें से चंद काम की एमसीक्यूज है यहाँ पे, चल आप लोग देख ले। जीएचक्यू स्टैंड्स फॉर, आपको पता है इस्लामाबाद का टोटल रकबा कितना है? फाटा का कितना है? केपीके का, सिंध का, बलूचिस्तान का। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान नेवी जेफर जेम्स। फ्रैंक मिजेरी पाक आर्मी कमांडर इन चीफ थे, फर्स्ट वन। पेरिकेन फर्स्ट कमांडर इन चीफ पाक पीएएफ थे। उसके बाद डिफेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? पीएएफ का हेडक्वार्टर F9 पार्क के सामने, F9 सो E9 में है। उसके साथ साथ हतफ वन कितना है? हतफ टू, हतफ थ्री। ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज एग्जाम में आए हैं, आ सकते हैं, क्योंकि मैंने वही डेटा कंपाइल किया हुआ है जो कि आप लोगों से
अगेन एंड अगेन इसमें से पूछा जाएगा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है मैं समझता हूँ। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसमें से चंद चीज़ें बताते चलूँ, जल्दी जल्दी बताते चलूँ, आप लोगों को भी मज़ा आने वाला है। जैसा कि पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची, पाकिस्तान नेवल स्टाफ कॉलेज कराची, नेवल वॉर कॉलेज लाहौर, पाकिस्तान कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा, NDU इस्लामाबाद, AMC पिंडी, मिलिट्री कॉलेज रिसालपुर जो कि KPK में आता है, मिलिट्री कॉलेज जेलम, सराय आलमगीर जेलम पंजाब। तो ये इंतहाई अहम MCQs है। उसके बाद कैपिटल आपके PK आपको पता है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आपके PK खान अब्दुल कयूम खान। पुलिस रेंज KPK में टोटल कितने, 8, मतलब 8 टाइप्स के हैं। उसके बाद लार्जेस्ट ट्राइबल सोसाइटी पश्तून, पुख्तून वलीज एथिकल कोड, मस्जिद माबद खान कहाँ पे मौजूद है, ये किस अखवानी में आसपास है, अंदर शेर बाजार जो सोने के लिए बहुत फेमस है वहाँ पे ये मौजूद है। एक टाइम पे जब हम हॉस्पिटल में थे ना, बिल्कुल पास हम इसी मस्जिद में नमाज के लिए जाते थे, वन ऑफ द ब्यूटीफुल आइकन। आप जब चाहे यू कैन विजिट। KPK में अजला अभी 36, इसको अपडेट करें। जमरूद फोर्ट, ये बिल्कुल आप जब बाब खैबर से निकलते हैं ना, बिल्कुल आगे आप लोगों को खैबर एजेंसी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें लाजमी आप लोग देख ले, कंसेप्चुअल वाइज ये बहुत रेलेवेंट है, ठीक है। जनाब आगे आप लोग देख ले, इसमें से जो काम की MCQs है, आप लोग इसको भी सुने। अच्छा जनाब, इसमें से आप लोग देख लें, मानसर लेक कहाँ पे मौजूद है, शाहजहान मॉस कहाँ पे मौजूद है, खलीजी किंजर लेक ये सिंध में है, ठीक है, बाबुल इस्लाम सिंध में ये मौजूद है। इसको भी आप लोग लाजमी देख लें, ये MCQs को, ठीक है। उसके बाद मानसर झील, उसके बाद ये तो आसान है चल। आ, उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है, ठीक है, जो मेन मेन मैं बताते चलूँ, लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, चलिए तो आसान है, सेकंड वन लाहौर, ठीक है। इसको भी आप लोग देख ले। लाल शहबाज कलंदर की कहाँ पे तदफीन है, ये मैंने भी स्टार्ट में बताया। थर्ड डेजर्ट को फ्रेंडली डेजर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग एक दफ़ा इस स्टार्ट्स को डिटेल में देख ले। ये माउंटेनियस रेंज के हवाले से है। सियाचिन ग्लेशियर कितना पीक पे है, 20,000 फीट पे। हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड सियाचिन, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बाद ये सबसे हाईएस्ट पे है। टेरिचमीर का पीक कितना है, टोटल हाइट ऑफ K2। अच्छा, आप लोगों से रेपिड फायर क्वेश्चन है, मुझे कोई बता सकता है 5,000 के नोट पे बैक साइड पे किया मौजूद है, 1,000 नोट पे तो इस्लामिया कॉलेज है, 500 के बैक पे किया है, 10 रुपीज़ नोट पे बैक साइड पे किया है, ये भी एक दफ़ा MCQs में आया था। 20 रुपीज़ के बैक साइड पे किस चीज़ का लोगो मेंशन है, इस्लामिया कॉलेज, बाब खैबर, फैसल मॉस्क, क्वेटा, रेजिडेंस ऑफ कैद आजम साहब। आपके जेब में अगर पैसे है तो क्लास के बाद अपने पैसे को बैक साइड पे दे के ये भी MCQs में शायद आ सकता है, ठीक है, APSC के एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हिंदुकुश किस साइड किस डायरेक्शन पे मौजूद है, मुझे कोई बता सकता है इस्लामाबाद में जो आप लोगों के सामने आइकॉनिक मारगला हिल्स है, ये कौन से रेंज में आता है, हिमालय, हिंदुकुश या काराकोरम, ठीक है। तो ये भी MCQs में आया है, ठीक है। फैसल मॉस्क, अच्छा ये भी MCQs में आया था कि फैसल मॉस्क के ये जो मीनारेट्स के इसकी हाइट कितनी है, मतलब कितना फीट है, मीनार पाकिस्तान की कितनी लंबाई है, ये भी MCQs में आया है। तो चीज़ें तो जनाब आप लोगों ने देखनी है, हमारे काम है आप लोगों को चीज़ें कंसेप्चुअली बताना समझाना, और बाकी आप लोगों को खुद भी ये आना चाहिए दरियाओं के हिसाब से। आप लोगों को चीज़ें समझ में आना चाहिए, जैसा कि रिवर नीलम कहाँ पे मौजूद है, मंगला डैम, झेलम डैम, उसके बाद रावल लेक, ठीक है, वर्सक डैम, उसके साथ साथ क्वाट में डैम मौजूद है। इसके अलावा मतलब मल्टीपल जगहों पे है, लेकिन जो मेन या फेमस है वो आपको आना चाहिए। बल्तिस्तान को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। फर्स्ट गवर्नर ऑफ GB, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोर्ट की इस फेमस सिटी ऑफ AJK, आजकल जो वहाँ पे दंगे फसादात है, ठीक है चल, वो तो आज असम्बली में हुकूमत नवाज शरीफ की पार्टी ने, PMLN ने AJK में बनाए, जबकि GB में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाए, ठीक है।
साथ साथ में ये एमसीक्यूज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब्दुल सलाम साहब जो कि पाकिस्तान का फर्स्ट नोबेल लॉरेट है साइंस में, ये एमसीक्यूज भी आए हैं एग्ज़ाम में। और उसके साथ साथ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को भी आप लोग देख ले। लेबर डे, रद्दुल फसाद, अच्छा ऑपरेशन के हिसाब से रद्दुल फसाद, ऑपरेशन ज़रब अज़ब, खैबर वन, उसके साथ साथ तो ऑपरेशन शाबान जो अभी आर्मी ने लॉन्च किया था बलूचिस्तान में। इसके अलावा ऑपरेशन रद्दुल फितनतुल वन एंड फितना टू, ये एमसीक्यूज भी एग्ज़ाम में आए हैं। तो प्लीज़ इसको भी एक दफ़ा लाजमी देख ले। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। टाइम ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है। तो आज के लिए ये 87 स्लाइड मैंने आप लोगों को करा दी। जो बाकी स्लाइड्स है हम उन पे कल टाइम ज़्यादा लेंगे। आप लोगों को एंड पे कुछ चीज़ें मैं बताता चलूँ, प्लीज़ नोट डाउन एट या लाजमी उसको सुने। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स में आपके अच्छे स्कोर आए तो प्लीज़ इन स्लाइड्स को भी देख लें। लेकिन जो एमसीक्यूज मैं अभी बताना चाहता हूँ इसको आप लोग लाजमी सुने। जैसा कि आप लोग जस्ट सुने, मैं बताता चलूँ। सबसे पहले आप लोगों को जितने भी फेमस डायनास्टीज है, डायनास्टीज में से आप लोग देख सकते हैं आपके पास लोदी डायनास्टी, खिलजी डायनास्टी, सैयद डायनास्टी, ये जितने भी आपके पास डायनास्टीज है ना, इसमें से एग्ज़ाम में एटलीस्ट ये पता हो कि खिलजी डायनास्टी, लोदी डायनास्टी को किसने फाउंड किया। उसके साथ साथ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स आप इसको भी देख ले कि आपके पास जो बाकी है ना, मुगल्स के हवाले से इनकी जो फेमस जगह है, ताजमहल, शाही मस्जिद, इसके अलावा अटक किला, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हिंदुस्तान में जो एजुकेशन है या जो ब्रिटिश राज था 1857 से लेके 1947 तक, जो फेमस वाकयात है वो एक दफ़ा लाजमी देख ले। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर देख ले, बैटल ऑफ टराइन को देख ले, सर सैयद अहमद ख़ान को लाजमी देख ले, मुजद्दद अल अफ़सानी, इसके अलावा शेख अहमद सरहिंदी, कायद आज़म साहब, अल्लामा इकबाल साहब के हवाले से चीज़ों को देख ले। इसके अलावा लखनऊ पैक्ट को देख ले, पार्टीशन ऑफ बंगाल को देख ले। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये ऐसे एमसीक्यूज है ना जो हर दफ़ा आते हैं। उसके बाद फेमस अमेंडमेंट्स को देख ले, 26 अमेंडमेंट के डेट को देख ले, 27 अमेंडमेंट को देख ले, 8 अमेंडमेंट को देख ले, 13 अमेंडमेंट को एमसीक्यूज को देख ले, क्योंकि ये ऐसे अमेंडमेंट है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल एक्शन प्लान को देख ले। इसके साथ साथ एआई पॉलिसी कब बनी, इसके अलावा क्लाइमेट पॉलिसी, इसके अलावा वर्क प्लेस हेरासमेंट एक्ट, पेका एक्ट, इसके अलावा आर्मी चीफ का टाइटल कब मिला, ईरान ने कब यूएस पे अटैक किया, यूएस ने कब ईरान पे अटैक किया, यूएस ने वेनेजुएला पे कब अटैक किया, इसराइल ने कतर पे कब अटैक किया। ये ऐसे एमसीक्यूज है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल कब बने, पहले अयूब खान साहब थे, ये सेकंड वन है। पहलगाम अटैक के हवाले से चीज़ों को देख ले। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, पहलगाम अटैक कब हुआ, इसके अलावा किसने मीडिएशन की, और ट्राइलेटरल एग्रीमेंट कब फाइनलाइज हुई 7 अगस्त को। इसके अलावा ये भी आप देख ले कि ईरान की टॉप लीडरशिप जो थी आईआरजीसी, और कौन कौन से शहीद हो गए। इमाम खमैनी साहब का शहीद हो गए। कौन से डेट को इनकी शहादत हुई, वो कौन से नंबर पे इमाम थे। इसके अलावा अब्बास अरागची साहब, कालेबाग साहब, ये जितने भी ईरान की टॉप लीडरशिप है, कभी वो लोग यहाँ पे आते, कभी हम वहाँ पे जाते। आज भी आर्मी चीफ साहब वहाँ पे गए हैं। इस्लामाबाद इकार्ड कब हुई। तो ये ऐसे एमसीक्यूज है कि हर टाइम आप लोग दिमाग में रख के ये आएंगे। मैं आप लोगों के साथ ओथ पे ये बात कहता हूँ कि ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इंशाल्लाह जिस दिन आप लोगों का इम्पीटी होगा, अगर इसमें से एमसीक्यूज नहीं आए तो आप लोग मुझे जितना पेनल्टी देना चाहे, कसम से आई विल बी थैंकफुल। मैं इतना यकीन से इसलिए कहता हूँ कि जब हमने केबीपीएमएस के स्टूडेंट के साथ क्लास ली तो मेरे स्टूडेंट्स ने, यकीन माने, 100 में से 83 स्कोर किया है। वो ऑन द रिकॉर्ड है, बिल्कुल इतना स्कोर मैंने खुद भी किया है। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स में
तो यकीन माने, मुझे यकीन है कि अगर आप लोगों को बाकी टीचर से मैथमेटिक्स, इंग्लिश, वो चीज़ें आप लोगों ने मास्टर की, तो यहाँ पे एटलीस्ट आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। इवन इंशाल्लाह सीएसएस के पीएमएस में क्वालिफिकेशन के बाद भी जब आप लोगों के पास ये नॉलेज होगा या डेटा होगा, तो आपके इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन भी सही जाएंगे। लेकिन ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, इन पे आप लोग फोकस हो जाए। इसके अलावा पाकिस्तान में लास्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ? 8 फेब 2024 को। इसके अलावा सेनेट में आजकल कितने तादाद है? इसके अलावा पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप के हवाले से आप लोगों को चंद चीज़ें पता होने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कौन से पीएम है? आसिफ अली जरदारी साहब कौन से नंबर पे सदर है? आर्मी चीफ कौन से नंबर पे है? नेशनल सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स का पता होना चाहिए। गवर्नर्स के नेम्स का पता होना चाहिए। जीबी में कब इंतखाबात हुए, एजेके में कब इंतखाबात हुए। इसके अलावा जनाब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में लास्ट सेंसस कब हुई। इसके अलावा पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में कितने ममालिक ने विजिट्स किए? इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके अलावा आपके पास लीबिया, इसके अलावा सूडान, इसके अलावा यूएस के जेडी वेंस, ठीक है, जो जेरेड कुशनर, ये तुर्की के तय्यब अर्दगान साहब आए, जहाँ पे F9 पार्क के साथ उनके नाम से अभी हमने अंडरपास भी बनवाया। तो ये ऐसे एमसीक्यूज है ना, जो वैसे भी आप सीएसएस पीएमएस के स्टूडेंट्स हो आपको तो आने चाहिए, क्योंकि आप लोगों से सोसाइटी में यही एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों को ये चीज़ें आती होंगी। अगर मेरा आप लोग लास्ट सजेशन माने, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नोआ पे वंस अपॉन अ टाइम आई वाज अ स्टूडेंट, लेकिन अभी भी टीचर्स यही मानते हैं कि जितना डिटेल में मैं मैगजीन्स को, न्यूज़पेपर को मैं बहुत इन डेप्थ देखता हूँ। इवन ये जो डॉन टाइम्स मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मैं अपने हॉबी के लिए मैंने वैसे बनाया है। तो मैं जितना भी चीज़ें सीखता हूँ उन पर डालता हूँ ताकि लोगों को वैसे हेल्प मिले। तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह ये नॉलेज, ये कंटेंट तो एक ना एक दिन समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग वैसे ये एक आदत बनाएं कि आप लोग इन्फॉर्म्ड सिटीजन हो। इन्फॉर्म्ड सिटीजन का मतलब है कि आप लोगों को ये पता हो कि मुल्क में, हमारे सूबे में, दुनिया में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में क्या मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन। तो वो तो आप लोगों को डॉन से या ट्रिब्यून से पता चलेगा। तो मैं न्यूज़पेपर को बहुत डिटेल में देखता हूँ, इसी वजह से चैनल का नाम भी डॉन न्यूज़पेपर के नाम पे रखा। बताने का मतलब है कि आप लोग नॉलेज सीखे, अपने आप को अच्छे स्टूडेंट्स बनाएं। सीएसएस भी निकल जाएगा, पीएमएस भी निकल जाएगा, लेकिन आप लोगों ने इतना टैलेंटेड बनना है कि आप लोगों से मतलब यू मस्ट नो एटलीस्ट समथिंग अबाउट एवरीथिंग। एटलीस्ट आपको चीज़ों का पता हो, बेसिक्स का पता हो, कंटेंट आपके पास हो, नॉलेज आपके पास हो। तो इंशाल्लाह मैं यही समझता हूँ कि हमारे जो नए लोग होंगे वो भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे, लेकिन पुराने ब्यूरोक्रेट्स में नयों में यही फ़र्क होगा कि आप लोगों को बहुत कुछ आता होगा, कंसेप्ट वाइज भी, डिस्क्रिप्टिव भी आपको आता होगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी आता होगा, ठीक है। कंसेप्ट भी बनाए एस पे भी, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग इतना नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए कि चूंकि आप लोगों ने वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान की, आप लोग फॉरेन ऑफिस में जाएंगे, बाकी डोमेन्स में, तो इंशाल्लाह जब आप लोगों को इन डेप्थ में चीज़ों का पता होगा, सो यू विल बेटर, इन अ बेटर वे यू विल प्रेजेंट पाकिस्तान। सो इट्स फ्रॉम माय साइड। अगर क्लास में कोई चीज़ अनफॉर्चुनेटली मैंने स्लिप ऑफ टंग में कुछ गलत कहा हो, या वैसे भी मैं इंसान हूँ, देयर इज़ ऑलवेज स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट। सो आई वुड से माई अपॉलॉजीज एट द एंड। कल अगेन आप लोगों का क्लास होगा इंशाल्लाह, इससे अच्छा कंटेंट आई विल पुट। एंड पे आप लोगों से एकेडमी वाले फीडबैक लेंगे, सराते बाकी हमारे जितनी भी फैकल्टी है। अगर आप लोग सेटिस्फाइड है तो अपना फीडबैक एडमिन साहब को, बाकी फैकल्टी को आप लाजमी दें। आप लोग जितना भी सेटिस्फाइड है आप ऑनेस्टी के साथ फीडबैक दें। एंड इंशाल्लाह आई एम ऑप्टिमिस्टिक that all of you will qualify MPT, CSS, and all competitive exams. So be optimistic and be happy. And thank you so much. Long live Pakistan, Pakistan, Paindabad. If any questions, so you can ask. Thank you so much. जी, any question?
अच्छा, आपने करंट अफेयर का कहा, तो मैंने करंट अफेयर के हवाले से वैसे क्लास दी है, अपने स्टूडेंट्स को बताते चलूँ। और बाकी करंट अफेयर पे मैंने तो चंद चीज़ें फर्स्ट क्लास में भी बताई थी, अगले क्लास में भी मैं बताऊंगा। और बाकी प्री पार्टीशन पे आज मेन फोकस था। तो कल के क्लास में साइंस एंड करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर, चूंकि अभी तो 2-3 क्लासेस बाकी है ना, तो आप लोग बेफिक्र रहे, टेंशन बिल्कुल ना ले। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने प्री पार्टीशन पे मेन फोकस की, तो करंट अफेयर्स तो चल आप लोग कुछ ना कुछ फेमिलियरिटी तो है, लेकिन प्री पार्टीशन के साथ अगर आप लोगों को मैं ना बताता इतना डिटेल में, तो मेरे ख्याल में एग्ज़ाम में वो आप लोगों के लिए फिर इशू बन जाता। बाकी डेटा मैंने भेजना है, आगे भी क्लासेस तो है, तो उसमें से जो करंट में मेन चीज़ें हैं वो मैंने कुछ वोकली बताई, कुछ मैंने स्लाइड्स में ऑलरेडी आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया है, आगे क्लासेस में भी इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, इंशाल्लाह। अगर आप लोग सेटिस्फाइड हैं, देन वी हैव टू फिनिश द क्लास। ठीक है, इंशाल्लाह क्लास होगी आप लोगों की आगे। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी। सर कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि जो स्टार्ट में आपने बुक्स की पिक्चर्स डाली हुई हैं वो कौन सी बुक है? अच्छा ठीक है। मैं चूंकि केपी से हूँ ना, तो ये केपी में आप लोगों को मिल सकता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के साइड से। यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है ना एजुकेशन का, तो वो उन लोगों ने कंपाइल की है, मतलब क्लास 5 से लेके एफएससी तक, बाकी एडवांस लेवल पे। आप लोग केपी के टेक्स्ट बुक को अगर देख ले, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस बुक को कंपाइल किया हुआ है। तो इनिशियल स्लाइड्स मैंने वहाँ से डाली है। बाकी जो वन लाइनर के फॉर्म में है या नीचे के जो स्लाइड्स है, सो इट्स माय ऑर्गेनिक डाटा एंड इट्स, ये मैंने खुद ये काम किया हुआ है। आप लोग एजुकेशनल टेक्स्ट बुक केपी के, ठीक है, वो चीज़ें आप लोग, ये आप लोगों को पेशावर में मिल सकता है। प्रेंस बुक सेंटर से मैं नंबर भेज दूंगा, आप लोग मेरा रेफरेंस भी बता सकते हैं अगर आप लोग चाहे। लेकिन जो आप लोगों की काम की जो चीज़ है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता भी दी। बाकी आप लोग देख ले, बुक लेना चाहे 1500-2000 तक मिल सकता है। तो ये बुक आप लोगों को फिर मुझे लगता है कि मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इतना टाइम तो है नहीं, तो ये स्लाइड देख ले, आई थिंक इट विल बी मोर देन इनफ। तो अपना काम निकाले और बाकी बी सक्सेसफुल। ठीक है, या बुक का नेम मैं मैडम आपको भेज दूंगा या एडमिन को, तो आप लोग पेशावर से आप लोगों को आसानी से मिल सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम बहुत सेटिस्फाइड है, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें नींद आती है, कुछ कहते हैं कि सर कुछ चीज़ों का समझ आया। तो बस अगेन स्टूडेंट्स है ना, हर स्टूडेंट की अपनी एक कैपेसिटी है। हमने अंत तक कोशिश की है कि आप लोगों को हम फैसिलिटेट कर सके। मैं रैंडम मैसेजेस आप लोगों का देखता हूँ वन बाय वन, लेकिन अच्छी बात यही है कि स्लाइड आप लोगों को मिल जाएंगे। रैंडम एमसीक्यूज मैंने इसलिए आप लोगों को कहा कि आप लोग खुद विद ऑनेस्टी एंड विद फुल जस्टिस आप मुझे बता सकते हैं कि इतना काम 2 घंटों में तो पॉसिबल नहीं है। 10 स्लाइड भी आपको पता है, वी कैन नॉट डिस्कस इजीली विद ऑनेस्टी अगर हम एक एक एमसीक्यूज पे जाएंगे। तो ये तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है ना, इतना टाइम तो है नहीं। एंड यू मस्ट बी स्मार्ट एनफ, आप लोगों ने स्मार्ट स्टूडेंट्स बनने हैं। स्मार्ट स्टूडेंट्स का मतलब यही है कि आप लोगों को मेन मेन चीज़ें समझ में आना चाहिए। और बाकी जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बेशक उसको एक दो दफ़ा सुपरफिशियल देख लें, लेकिन मेन चीज़ को आप लोगों ने समझना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को मेन मेन चीज़ें बताई। तो अभी अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर एक एक एमसीक्यूज पे जाए, तो इसके लिए तो कम से कम 1 महीना फिर चाहिए, मतलब मैं तो यही कहूँगा ऑनेस्टी के साथ। तो इतने कम टाइम में इतना ही हो सकता है, मेरे साइड से तो कोई मसला नहीं, सुबह तक भी बैठे मैं तो बताता रहूँगा, लेकिन अगेन इट्स ऑन यू कि हाउ मच नॉलेज एंड डेटा यू मे एब्जॉर्ब। ठीक है, एनी क्वेश्चन अहेड? मैडम शुड वी फिनिश?
यस सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बाकी आप सर को फिर कहे कि हमने क्लास इसी टाइम पर वाइंड अप किया, क्योंकि डेफिनेटली उसने कहा था कि क्लास 2 घंटे का होना चाहिए। मैंने कहा सर इंशाल्लाह इट विल बी 2 आवर्स। तो कल भी क्लास है, आगे भी क्लासेस है। तो बाकी आप स्टूडेंट से वैसे खुद फीडबैक ले लें। वैसे काम तो है ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है मैडम 3 सब्जेक्ट्स है। मैंने सर को भी यही कहा हुआ था। तो मैंने कहा कि मैं अंत तक कोशिश करूंगा कि ऑल वो चीज़ें जो बहुत रेलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स को अगर फिर भी ज़्यादा डेटा चाहिए तो इतने कम टाइम में फिर भी यही कोशिश होगी कि हम मेन मेन चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को समझा सके। उसके बाद जो एकेडमी का डिसीजन होगा आई विल फॉलो। मेरे साइड से चले, फुल सपोर्ट है। आप जब चाहे, जिस टाइम चाहे, जितना चाहे, आई विल बी अवेलेबल। मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। मीन्स अ लॉट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और स्टूडेंट्स आपके साथ स्लाइड्स शेयर हो जाएंगी, हर कैंपस में शेयर हो जाएंगी, ठीक है बच्चे। आप लोगों ने अपनी एडमिन से रब्ता करना है, वो आपको स्लाइड्स दे देंगी। वैसे मैडम असमा भी आपके साथ शेयर कर देंगी सबके साथ, और बाकी सबको भी स्लाइड्स मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू टेक सो केयर मच। ऑफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज।